हालांकि चार्ल्स ओबराज को हमने पिटते हुए भी देखा, चार्ल्स ओबराज को हमने जमीन पे सोते हुए देखा, चार्ल्स ओबराज को हमने तसले में खाना खाते हुए देखा। तसले यही लखनऊ में आपके R.K. तिवारी थे, उन्होंने सख्ती की, चौराहे पे उनको गोली मार दी गई, मर गए। जेल के सुपरिटेंडेंट थे, क्लास 1 ऑफिसर थे। फांसी देने के लिए रस्सी चाहिए, तो उसकी रस्सी केवल बक्सर जेल में बनती है और कलकत्ता में बनती है, 2 जगह बनती है। क्या हो? रेलवे लाइन और फॉरेस्ट बैरियर को बंद करके बस से उतार के लगभग 14 लोगों को लाइन से खड़ा करके हत्या कर दी। सिख और मुस्लिम निकाल के बाकी सबको मार दिया। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ में श्री रामकृष्ण चतुर्वेदी IPS रिटायर्ड मौजूद हैं और मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है कि मैं ऐसे शख्स को इंटरव्यू कर रहा हूं जो क्योंकि मैं खुद भी फोर्स में रहा हुआ हूं और मैं समझता हूं कि लाइफ पुलिस में या फोर्सेस में कितनी डिफ़िकल्ट होती है, और ऐसे शख्स को इंटरव्यू कर रहा हूं जिनके माइलस्टोन अचीवमेंट्स हैं। श्री चतुर्वेदी यूपी पुलिस में बहुत 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 कह लूँ कि कोई भी ऐसा फील्ड नहीं छूटा है उत्तर प्रदेश का जिसमें उन्होंने काम न किया हो। एक समय था जब पंजाब आतंकवाद था और उसकी लपटें उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी आया करती थी। उस समय पर आपके इतने बेहतरीन काम थे कि उस समय 2-2 गैलेंट्री मेडल आपको मिले थे। उसके अलावा पुलिसिंग तो नॉर्मली करना ही था आपको, क्योंकि उसी के लिए आप रिक्रूट हुए थे। लेकिन नॉर्मल पुलिसिंग के अलावा आपने जैसे टेररिज्म के अगेंस्ट काम किया, और जब नक्सलिज्म बॉर्डर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के चंदौली ज़िले में ख़ास तौर पर, क्योंकि बहुत नक्सल प्रभावित था और मैं इसलिए जानता हूं कि ये ज़िला भी घोषित किया गया था नक्सल प्रभावित क्षेत्र के तौर पर, उसमें भी इनको कार्य करने का मौका मिला, या यूं कहिए कि इनको कार्य करने के लिए कहा गया, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना बेहतरीन था किसी भी ऑपरेशंस के लिए। इसके अलावा पुलिसिंग ऑफ कोर्स मैंने जिक्र किया है उसी का, वो तो है ही है। सेंट्रल डिप्यूटेशन या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उसमें भी विजिलेंस में काम करने का इनको मौका मिला है। तो इतनी प्रतिभा जिनके पास है, डेफिनेटली उनका आज आप सबसे परिचय कराना बनता है। सर, मैं R.K. चतुर्वेदी हूँ और रिटायर्ड IPS ऑफिसर हूँ, और आज मुझे आप लोगों के सामने आने का मौका मिला है। मैं इसके लिए आभारी हूँ आप सभी का। सर, क्योंकि पुलिस से हैं और उत्तर प्रदेश से हैं, और उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो बहुत समय से माफिया पनपता रहा है। रेलवे के पहले कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे, वहीं से शायद इसका जन्म शुरू हुआ, लेकिन वो सिलसिला आज तक थमने का नाम नहीं लिया है। तो आप इसके पीछे क्या कारण समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, ये स्टेजेस हुए। अपराधी का समाज में एक महत्व हमेशा रहा है, वो चाहे अच्छा रहा हो चाहे खराब रहा हो। एक समय ऐसा था जब राजनीतिज्ञ राजनीति करते थे और अपना चुनाव जीतने के लिए वो अपराधियों की मदद लेते थे। तो उस समय अपराधी राजनीति में बैकग्राउंड में होता था। अपराधी तब भी था, घटनाएं तब भी होती थी, लेकिन अपराधी राजनीति को ड्राइव नहीं करता था। फिर धीरे धीरे एक समय आया जब अपराधियों को लगने लगा कि आखिर हम जब राजनीतिज्ञ बना सकते हैं तो हम राजनीति कर क्यों नहीं सकते। तो एक स्टेज बनी, पहले क्राइम, क्राइम के बाद कॉन्ट्रैक्ट, ठेका। तो क्राइम से मसल पावर, कॉन्ट्रैक्ट से मनी पावर। जब दोनों जुड़ गए तो फिर पॉलिटिकल पावर, और जब तीनों जुड़ गए, जहां मनी, मसल एंड पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पावर तीनों जुड़ गई, तो माफिया का जन्म हो गया। चाहे जितने आप बड़े माफिया उठा लीजिए, जितने कर लीजिए, सबको आप सबका ट्रैक आप रिकॉर्ड देखते हैं। मैं आपको उदाहरण सहित बता दूं। जी। संयोगवश पुलिस सर्विसेज में आने के पहले मैं जेल सर्विसेज में था जी। और जेल सर्विसेज में मैं उत्तर प्रदेश की सबसे कुख्यात और सबसे अलग चरित्र की
जेल नैनी सेंट्रल जेल में मैंने लगभग 3 वर्ष सेवा की है। मैंने जेल सेवा जिस दौरान में की है उस समय चार्ल्स शोभराज उस जेल में बंद हुआ करता था। मतलब चार्ल्स शोभराज को देखना और चार्ल्स शोभराज पे हुकूमत करना, मैं इसको एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पे मानता हूँ। मैं नैनी का एडिशनल सुपरिटेंडेंट था। ये आपके बहुत बड़े कहे जाने वाले माफिया अतीक अहमद उस समय सिंपल क्रिमिनल पे पहुंचे। उससे पहले थोड़ा सा, जब चार्ल्स शोभराज नैनी में थे और आप वहाँ असिस्टेंट जेलर थे, तो आपने उनके बिहेवियर में किस तरह की चीज़ें देखी थी कि इतना बड़ा इंटरनेशनल किलर जिसको बोलते थे कि कितने देशों में उसके खिलाफ वारंट्स निकले हुए थे, तो ऐसा क्या आपने उसमें कुछ ऐसा मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बताऊं जी? ही वॉज क्वाइट इंटेलिजेंट। ओके, बहुत ही इंटेलिजेंट था और दिमाग का प्रयोग कैसे और किस तरह से किया जाता है वो चार्ल्स शोभराज से बड़ा कोई मुझे इंटेलिजेंट क्रिमिनल अपने उसमें तो नहीं दिखाई पड़ा। क्रिमिनल्स बहुत देखे हम लोगों ने, जेल सर्विसेज में देखे, पुलिस सर्विसेज में देखे, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल करने वाला, मतलब ये स्थिति थी उसकी। हालांकि उसके ऊपर डिसिप्लिन बहुत ज़बरदस्त था और ये सार्वजनिक रूप से कहने की चीज़ नहीं है, लेकिन चूंकि अब हम सेवा से बाहर हैं, हम कह सकते हैं कि चार्ल्स शोभराज को हमने पिटते हुए भी देखा, चार्ल्स शोभराज को हमने ज़मीन पे सोते हुए देखा, चार्ल्स शोभराज को हमने तसले में खाना खाते हुए देखा। तसला मतलब जो जेल में एक बर्तन मिलता है जिस खाना खाने के लिए, तसले में खाना, तो वहाँ कोई उसकी एनार्की नहीं थी कि वो चाहे जो कर ले। और क्रेडिट गोज टू उस समय हमारे सीनियर सुपरिटेंडेंट जो थे, मैं एडिशनल सुपरिटेंडेंट था, वो सीनियर सुपरिटेंडेंट थे राधेश्याम त्रिपाठी साहब। उनका डिसिप्लिन के मामले में कोई जवाब नहीं, लेकिन उसने दिमाग का क्या इस्तेमाल किया, मैं एक इंसिडेंट आपको बता देता हूँ कि उसने एक त्रिपाठी करके कोई छोटा क्रिमिनल था जो उसके साथ ही रहता था, उसका इस्तेमाल किया। और जेल की जो सलाखें होती हैं वो कोनेदार होती हैं, तो त्रिपाठी ने अपनी पीठ कोनों से रगड़ी तो इस तरह के निशान बन गए जैसे किसी ने डंडे मारे हों। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट महीने में एक बार जेल का मुआयना करने आते हैं, वहाँ उन्होंने रोना गाना शुरू कर दिया कि देखिए साहब जेल में हमारी पिटाई हुई। जेल में पिटाई हुई तो क्या हुआ, तो उसने दिखा दिया कि देखिए निशान पड़े। मेडिकल हुआ तो मेडिकल में निशान आ गए और अंत में त्रिपाठी जी को 7 दिन की कैद की सजा कर दी कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने। अच्छा, चूँकि त्रिपाठी जी एक डिसिप्लिनियन थे, सब उनको जानते थे, पूरा सिस्टम मदद में खड़ा हुआ और सबको पता था कि ये चार्ल्स शोभराज की खुराफात है। किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट से उनकी जान बची नहीं, तो 7 दिन उनको जेल काटनी पड़ती, और 7 दिन जेल काटते तो सबसे पहले सस्पेंड होते, क्योंकि 48 घंटे से ज़्यादा जेल गया और आप सस्पेंड हुए। इसी तरह से चार्ल्स शोभराज पे ही ज़्यादा हो गया ये। एक और इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ, बड़ा मनोरंजक है ये। इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। एक रामाचार्य चौधरी होते थे इंस्पेक्टर। चार्ल्स शोभराज ने बनारस में 2 विदेशी महिलाओं की हत्या की थी, और ये था कि उसने कोई पर्टिकुलर टाइप का जहर दे करके, मतलब केमिकल रिएक्शन से होता। रामाचार्य चौधरी की उसको लोअर कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा हुई। मामला हाई कोर्ट में आया, इसी वजह से फिर वो नैनी सेंट्रल में जेल में रखा गया, क्योंकि वो हाई कोर्ट से उसका मामला चल रहा था। मैंने उसके बैरक में किताबें देखी केमिस्ट्री की और उसकी, और अल्टीमेटली उसने अपनी बहस हाई कोर्ट में खुद की, और ये उसने प्रूव कर दिया कि जिस जहर को देने का आरोप लगाया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो लक्षण दिखाई गए वो मैच नहीं करते, और वो बेदाग बरी हो गया। जबकि रामाचार्य चौधरी को उस वर्ष का बेस्ट इन्वेस्टिगेशन का अवार्ड मिला था, लेकिन उसने हाई कोर्ट में ये प्रूव कर दिया अपने नॉलेज, स्किल और इंटेलिजेंसिया से कि जिस जहर को दिए जाने का आरोप उसके ऊपर है, उस जहर को दिए जाने से जो शरीर में लक्षण आने चाहिए, मृतकों के शरीर में वो लक्षण थे ही नहीं। इसका मतलब इस जहर से हत्या नहीं हुई, इसलिए वो जिम्मेदार नहीं। तो ही गॉट रिलीव्ड। उसके बाद फिर उसका ट्रांसफर हो गया, क्योंकि नैनी का केस खत्म हो गया, यूपी का केस खत्म हो गया, और ट्रांसफर होकर चला गया। चार्ल्स शोभराज के बारे में एक और चीज़ प्रचलित, जैसे तिहाड़ जेल में भी वो रहा था और तिहाड़ से भागा भी था, क्या कभी नैनी से भी उसने ऐसी कोशिश की? नैनी से ऐसी कोशिश नहीं की, इसलिए कि कहते हैं ना कि देखिए हम लोग देसी आदमी हैं, कौआ मार के लटका दीजिए। हाँ ठीक, वो एडमिनिस्ट्रेशन में सब जगह यही कहा जाता है, एक कौआ मार के लटका दीजिए। घुसते ही पिट गए। हाँ, जो आदमी डिक्टेट करता हो, मैं किसी प्रशासन पर टिप्पणी नहीं करता हूँ, लेकिन सबको पता है कि तिहाड़ जेल में वो डिक्टेट करता था, और बहुत सारी जेलों में उसने डिक्टेट किया। नैनी में जो घुसते ही पिट गया पहले दिन, और तन्हाई से बाहर नहीं निकलने दिया गया, और नीचे भी अच्छे अधिकारी छांट कर, सूर्यमणि चौबे थे नहीं रहे,
ही वॉज असिस्टेंट जेलर ऑफ दैट सर्किल, उसका इंचार्ज वो था। ये सब ऐसे स्ट्रिक्ट लोग थे कि उसने हिलने नहीं दिया, किसी लालच प्रलोभन में फंसे नहीं, क्योंकि इनको मालूम था कि अगर इसके लालच में फंसे तो या तो मरेंगे या तो सस्पेंड होंगे, जेल जाएंगे। तो ये चीज़ बहुत नीचे तक मैसेज चला गया था। और ऊपर से जब ऊपर से मजबूती होगी तो नीचे वाला तो कुछ भी करा लीजिए। पर सर, अब जैसे आपने कहा है, बट हम लोग को बहुत जगह, क्योंकि सर्विस के दौरान में अमृतसर जेल प्रोटेक्ट करने का मुझे मौका भी मिला था। बिल्कुल। जम्मू जेल में भी हमने ड्यूटी की है, नॉर्थ ईस्ट में भी जेल्स में हमने। तो एक चीज़ देखी गई है कि ऊपर से सख्ती के बावजूद भी बहुत बार ऐसा होता है कि क्रिमिनल्स के पास में मोबाइल पहुंचते हैं, क्रिमिनल्स के पास में कॉन्ट्राबैंड्स पहुंचते हैं, क्रिमिनल्स के पास में दूसरी चीज़ें पहुंचती हैं। ये मतलब हम बोलते हैं कि हमने बहुत सख्ताई की है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए ऐसा क्यों होता है? मैं बता दे रहा हूँ, उसको बता दूँ। मैं एक बड़ी छोटी बात कहूँगा। मैं मतलब चार्ल्स सोबराज तो चूंकि उसके ऊपर सुपरिटेंडेंट तक की नज़र थी, आईजी की भी नज़र थी, डीआईजी की भी नज़र थी, तो वो तो स्पेशल उसमें था। जिस तरह से अभी कुछ लोगों के ऊपर निगाह रखी है, उस जरा सा उसने अली ने शरारत की, झांसी पहुँच गए। तो इस तरह से स्पेसिफिकली जो वो टारगेटेड था। अदरवाइज जो जेल की कंडीशन है, जेल के कर्मचारी की स्थिति जो होती है 32 दांतों के बीच में फंसी हुई जीव की तरह होती है। एक तरह अपराधी, जेल का कर्मचारी जेल के अंदर भगवान हो सकता है, जेल के बाहर उसकी कोई स्थिति नहीं है कोई और, लेकिन उसका परिवार बाहर रहता है, उसके बच्चे स्कूल जाते हैं, उसकी रिश्तेदारी नातेदारी क्या क्या सब कुछ होती हैं, जहाँ किसी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं। तो एक तरफ अपराधी, दुर्दांत अपराधी, साधारण अपराधी को तो ठीक है डांट फटकार लेगा, एक तरफ दुर्दांत अपराधी, और दूसरी तरफ उन अपराधियों की पैरवी में खड़ी एक फौज। सामान्य अपराधी को छोड़ दीजिए, मैं दुर्दांत की बात कर रहा हूँ। हर दुर्दांत अपराधी का कोई न कोई पॉलिटिकल माई बाप होता है, उसके अपने एडवोकेट्स होते हैं, उसका एक पूरा सेटअप होता है जो उसकी मदद के लिए खड़ा होता है। तो 16 दांत बाहर वाले और 16 दांत अंदर वाले, तो 32 दांतों के बीच में पिसा हुआ जेल का कर्मचारी बड़ा निरीह होता है। और उस जमाने में आप तो फोर्सेस के आदमी हैं, चार्ल्स सोबराज और बुंदेलखंड में डकैती का प्रपितामह गया कुर्मी, राम प्रवेश सिंह, ये आपके करवरिया खानदान के भाई सब, विजय मिश्रा पूर्व विधायक जो अभी भी जेल में हैं, अतीक अहमद, इस तरह के बहुत सारे लोग नैनी जेल में थे। लेकिन नैनी जेल की जो सुरक्षा थी बाहर, वो 4 मस्केट के हवाले थी। मस्केट आप समझ सकते हैं, जो राइफल का सबसे कहते हैं ना जूनियर नाबालिग बच्चा, राइफलिंग सिस्टम का नाबालिग बच्चा कि एक के बाद दूसरा फायर नहीं उससे होता। अंग्रेजों के ज़माने में द्वितीय विश्व युद्ध में रिजेक्टेड राइफलें लेकर के जेल की सुरक्षा, तो वो बेचारा कहाँ टकरा पाएगा, तो या तो मरे। अब एक आपने जो एक कारण ये बोला, इसमें कई बार ये भी सुना जाता है कि बहुत ज़्यादा घूस के तौर, मैं वही अगला मैं यही आपसे कहना चाह रहा था कि या तो मरे या बिके। तो मरना कौन चाहता है, तो फिर वो बिक जाता है। तो बिक जाता है तो उसका जीवन भी सुरक्षित है और पैसा ले रहा है तो सब कुछ सुरक्षित है। तो मरे और बिके के बीच में मरे चुनने वाले बहुत कम लोग होते हैं। यही लखनऊ में आपके आर.के. तिवारी थे, उन्होंने सख्ती की, चौराहे पे उनको गोली मार दी गई, मर गए। जेल के सुपरिटेंडेंट थे, क्लास 1 ऑफिसर थे, हत्या कर दी गई उनकी पत्नी को आज तक मृतक आश्रित में नौकरी नहीं मिली। दूसरा, पुलिस पे क्यों हमला और जेल का थोड़ा सा मैं फ़र्क समझा दूं, क्योंकि मैंने दोनों डिपार्टमेंट देखे। एक पुलिसकर्मी की हत्या होती, पूरा डिपार्टमेंट खड़ा हो जाता है, साथ में आ जाता है, और क्रिमिनल को मालूम है कि अगर हमने पुलिस वाले को मार दिया तो पुलिस किसी न किसी घेर के मुझे मार देगी। अभी तो बहुत रीसेंट केस है, हमेशा होता रहता है। आप देखिए बिकरू कांड उठा के देख लीजिए। दूसरी तरफ जेल वाला जब मार दिया जाता है तो उसके साथ कोई नहीं खड़ा होता, कोई जेल की एसोसिएशन नहीं है, जेल वालों के पास कोई मारने का पावर नहीं है। बड़ी साफ बात है भाई, पुलिस के पास एनकाउंटर का पावर है, बदला निकाल लेगी, जेल वाला क्या कर लेगा? जेल जाएगा तो 2 डंडे ज़्यादा मार देगा, क्योंकि अंदर असलहे भी अलाउ नहीं है। तो इसलिए जो है जेल वाले के लिए, तो मतलब आपका इसमें सुधार की गुंजाइश कहीं नहीं? बिल्कुल गुंजाइश है। किस तरह से सुधार? इसमें सुधार की गुंजाइश ये है कि आप जैसे अब आज की स्थिति में वो स्थिति नहीं है जो हम लोगों ने देखी है। आज आप टेक्निकल
सर्विलांस करते हैं। जेल के कर्मचारी को बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ मुख्यालय में बैठा आदमी भी देख लेता है कि इस बैरक में क्या मूवमेंट हो रहा है। तो जो एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके, उसका प्रयोग करके चीज़ें सुधारी जा सकती हैं। और इसमें मुझे कोई दो राय नहीं कहने में है कि सुधर गई हैं काफ़ी चीज़ें। इसमें फिर एक और चीज़ कहना चाहूँगा, जब आप समय ही छिड़ ही गई है जेल जी। पहले जेल का प्रशासन जो होता था वो नॉन यूनिफॉर्म ऑफिसर्स पे होता था, वो आईएएस के होते थे या कहीं किसी के भी होते बिल्कुल थे। आप सही कह रहे हैं। उसके बाद लेकिन 2012-13 के बाद से नाउ डीजीज यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर। तो यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर जब जेल में जाएगा तो उसका प्रेजेंस, उसका सोचने का तरीका डिफरेंट होगा। तो जेल सुधार गृह है या जेल कारागृह है, अभी ये भी डिबेटेबल है। ये डिबेटेबल है। ओपन जेल का शुरू किया था, यूपी में शुरू हुआ था, उत्तर प्रदेश शुरू था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में एक भी ओपन जेल नहीं है, एक भी ओपन जेल नहीं है, जबकि हम इसके पायनियर हैं। मैं उसका भी, अगर समय हो तो मैं उसका भी बता सकता हूँ आपको। ओपन जेल बना कैसे? क्योंकि मैं चंदौली का एसपी रहा हूँ, तो चंद्रप्रभा डैम बनना था। चंद्रप्रभा डैम जो था बिल्कुल इंटीरियर जंगल में था। वहाँ काम करने के लिए मजदूरों की कोई उपलब्धता नहीं थी। संपूर्णानंद जी उस समय गृह मंत्री होते थे। उनको किसी ने आइडिया दिया कि जेल में सजा याफ्ता ऐसे लोग जिनकी 3/4 सजा कट चुकी है, अगर उनको ले जाकर उनसे वहाँ मजदूरी कराई जाए, बदले में उनको भुगतान दिया जाए तो शायद हो जाए। तो ऐसे पूरे प्रदेश से 250 से 300 लोग चुने गए और उनको चुन करके चंद्रप्रभा के पास जमसोती या कौन सा गांव है वहाँ बसाया गया। और उनको उस समय के हिसाब से 4 रुपया या 5 रुपया पर डे, ये बात 1952-54 की है, 4 या 5 रुपया उनको महीना या दिन, क्या जो भी था मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, वो उनको वेतन दिया जाता था। और खुले में रखा गया था क्योंकि वहाँ से कोई भाग ही नहीं सकता था, चारों तरफ जंगल, 20 किलोमीटर तक कोई सड़क नहीं। तो पहला प्रयोग जो हुआ ओपन जेल का, ये चंद्रप्रभा को बनाने में हुआ। फिर दूसरा वहीं पे नौगढ़ बंधा बना, तीसरा मूसा खाड़ बंधा बना, फिर पीलीभीत में एक शाहपुर है। तब जाकर के ये एक ओपन जेल का कंसेप्ट आया। फिर पहली ओपन जेल सितारगंज और घुरमा, घुरमा मिर्ज़ापुर अब सोनभद्र में है और सितारगंज नैनीताल में था। यहाँ जो घुरमा की जेल थी, यहाँ के कर्मचारी जो थे, मतलब बंदी जो थे, वो चुर्क सीमेंट फैक्ट्री के लिए पत्थर तोड़ने का काम करते थे और कोई काम नहीं था। वो पत्थर तोड़ते थे, बदले में उनको पैसा मिलता था और सज़ा में छूट मिलती थी। अगर वहाँ आप सामान्य जेल में आप साल भर में छूटेंगे तो वहाँ 6 महीने में छूट जाएंगे। तो इस लालच में लोगों ने काम किया, कुछ पैसे भी मिले। फिर घुरमा तो चला गया उधर, मतलब सॉरी वो आपका सितारगंज चला गया नैनीताल में, घुरमा जेल बंद हो गई। तो आज यूपी में कोई ओपन जेल नहीं। तो जब ये इतना बढ़िया कंसेप्ट था, रिफॉर्म, क्योंकि ये रिफॉर्म का ही एक तरीका था, और जिनका आचरण अच्छा था, आपने खुद ही बोला है, जिनका आचरण अच्छा था, सजा कम रह गई थी, उनको एक मौका दिया गया ताकि सुधरने का भी, और कुछ प्रोडक्टिविटी और काम जो है वो हो ही रहा है। तो फिर इसको बंद करने के पीछे क्या कारण रहा? अब ये कुछ राजनीतिक कारण, जो ये देखिए, ये तो ब्यूरोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल डिसीजंस थे। जी। घुरमा वाली इसलिए बंद हो गई कि चुर्क सीमेंट फैक्ट्री बंद हो गई, तो वो काम ही खत्म हो गया। एक आपकी मॉडल जेल हुआ करती थी लखनऊ में, इसका भी 80 एकड़ का फार्म था, वो बिल्कुल खुला हुआ था। आपको आश्चर्य होगा कि अमीनाबाद में जेल उद्योग की दुकानें थी। मॉडल जेल से कैदी साइकिल चला के जाता था और वहाँ दिन भर काम करता था, शाम को जेल में दाखिल हो जाता था। जेल रोड पे जेल ट्रेनिंग स्कूल के सामने नाई वाई की दुकानें थी, सब जेल के कैदी चलाते थे। सुबह आते थे जेल से, दिन भर दाली वाड़ी बनाते थे और उसके बाद शाम को वापस दाखिल हो जाते थे। तो शायद इस तरह के रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। खैर, इसमें हम और लंबी बात हो जाएगी, हाँ, बात बहुत दूर तक चली जाएगी। जी जी जी। आपको मैंने बीच में रोक दिया था क्योंकि जेल के बारे में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। आप चार्ल्स शोबराज के बाद में अतीक अहमद पे आपने आए थे और उस समय मैंने आपको बीच में रोक दिया था। तो अभी आप उस
मैं बिल्कुल, अब आप मुझे लगता है आज हम लोग जेल पे ही रह जाएंगे कि बहुत लंबी कहानी है। अतीक अहमद तो जेल के बाहर भी है और आप तो उत्तर प्रदेश मैं वो भी बता देता हूँ आपका, उसको भी बताता हूँ। जेल को छोटा कर दीजिए, मैं बाहर का बड़ा कर मैं 86 मतलब 84 में था, 83 टू 86 जेल सर्विसेज में था। तो सन 86 में इलाहाबाद में कम्युनल राइट्स हुए थे। कम्युनल राइट के समय तक ये अतीक अहमद जो था, ये चकिया, अतीक चकिया के नाम से जाना जाता था क्योंकि इसका मोहल्ला चकिया था और इसकी हैसियत एक छोटे से सामान्य क्रिमिनल की थी। एक्चुअली आपको रोक दे रहा हूँ मैं बीच में, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि जितने भी हम हिस्ट्री शीटर्स देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के, सब बहुत छोटे से ही शुरू किए हैं और कोई ऐसा नहीं था कि मतलब ये पुश्तैनी नहीं था किसी का भी। बिल्कुल सही, मैं वही आना चाहता हूँ कि अतीक माफिया कैसे बना। अतीक सिंपल एक क्रिमिनल था। इसका बॉस, इसका गुरु चांद बाबा होता था। चांद बाबा का बड़ा दबदबा था। अतीक उसका ये भी इलाहाबाद का उसी एरिया का, मतलब पूरा इलाहाबाद पश्चिमी का जो डोमिनेटेड एरिया है इन लोगों से। चांद बाबा बड़ा क्रिमिनल था, ये छोटा था। उसी समय 86 में दंगा हुआ। दंगे में इसका रोल काफ़ी हाईलाइट हुआ और पहली बार अतीक अहमद पर NSA लगा। NSA लगते ही अतीक का कैरेक्टर यहाँ पहुँच गया, एकदम सीधे स्ट्रक्चर बन गया। गुंडागर्दी में बड़ा आदमी, हाँ, मतलब माफिया टाइप में शुरू हो गया। उस समय मैं वहाँ पे एडिशनल सुपरिटेंडेंट था। तो ये अतीक अहमद मेरे हाथ जोड़ के खड़ा रहता था कि साहब मुझे ज़रा अस्पताल जाना है। अस्पताल, जेल के अंदर अस्पताल भी होता है, तो अपनी बैरक से अस्पताल जाने के लिए भी डिप्टी सुपरिटेंडेंट या एडिशनल सुपरिटेंडेंट की परमिशन की ज़रूरत होती थी। तो हाथ जोड़ के अतीक अहमद खड़े होते थे कि साहब हमको ज़रा अस्पताल भिजवा दें, या हमारी मुलाकात आई है। तो छोटी छोटी चीज़ें। तो अच्छा, वो कोई ऐसा नियम विरुद्ध भी नहीं था, भाई बीमार है तो अस्पताल जाएगा। तो वो सारी चीज़ें मैंने मन रोकने का कर जाता है। आपको रोकने का इसलिए कर जाता है क्योंकि ये जो जेल का अस्पताल होता है, इसके साथ भी बहुत सारी, इसकी भी कहानियां हैं, बहुत बड़ी कहानियां। जेल देखिए, एडमिट होने के लिए लोग क्या करते हैं, क्या जेल तो अपने आप में एक दुनिया है। और जेल पर आपका एक पूरा एपिसोड किया जा सकता है, मतलब सच टाइप ऑफ एक्सपीरियंसेस। जगह होती है जेल में जहाँ आराम मिल जाता है, आराम मिल जाता है, पंखा मिल जाता है, अंडा दूध और फलाना, अंडा दूध फलाना फलाना मिल जाता है। तो ये इसकी स्थिति थी। उसके बाद ये जब छूटा है तो इसने चांद बाबा का मर्डर करा दिया और फिर कमान इसने अपने हाथ में ले ली। फिर एक समुदाय विशेष की विशेष मानसिकता वालों के, सारे लोग नहीं, उस समुदाय विशेष की विशेष मानसिकता वालों का ये लीडर बन गया। फिर इसने चुनाव लड़ लिया। फिर होते 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 बहुत ही तो मैं उसका एक और कंक्लूड कर दूं आपको। एक सिर्फ जैसे आपने बोला एक समुदाय विशेष का, तो अतीक के ग्रुप में या उसके गैंग में, जैसे मर्जी इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्या सारे के सारे एक ही समुदाय के लोग? मैक्सिमम उस समुदाय के। देखिए, ये घोसी जाति का था। घोसी जो होती है मुसलमानों में दूध का काम करती है। तो पूरा धूमनगंज, चकिया, ये पूरी की पूरी बेल्ट घोसियों की है। तो सबसे पहले ये घोसियों का लीडर था। तो घोसियों का लीडर होते होते फिर धीरे धीरे ये समुदाय का लीडर हो गया। समुदाय में जो घोसी मानसिकता वाले थे वो धीरे धीरे इसके पीछे पीछे आ गए। फिर बहुत सारे लोगों का हित संवर्धन है। बहुत सारे लोगों, यही हो सकता है किसी अग्रवाल साहब का भी पैसा उसके साथ लगा हो, किसी जायसवाल साहब का भी पैसा ले हो, किसी पंडित जी ने भी पैसा दिया हो। तो फिर तो वो जमीन की चीज़ है, अलग चीज़ है। लेकिन शुरुआत में भूमाफिया, जब वो माफिया बन गया तो जिसको उससे फ़ायदा मिल रहा है वो उसका आदमी है, वो उसके गैंग का मेंबर है। मैं उसको दूसरी तरफ से अब कंक्लूड करना चाह रहा हूँ आपको कैसे क्या हुआ। मैं IG इलाहाबाद था, क्योंकि मैं इलाहाबाद में पैदा हुआ। मेरे फादर वहाँ फौजदारी के बहुत अच्छे एडवोकेट थे। हालांकि मैं 3-4 साल था तब पिताजी का देहांत हो गया। इलाहाबाद में पढ़ाई की, जेल की नौकरी इलाहाबाद की, पुलिस की नौकरी सबसे पहले इलाहाबाद की, और फील्ड की आखिरी नौकरी IG इलाहाबाद की। तो मैं दावे के साथ आज भी कह सकता हूँ कि मुझे SHO SO से पहले सूचनाएं मिल जाती थी। बीइंग लोकल मैं पढ़ा लिखा वहीं का। तो आपका एक सर्कल, एक हमारा अपना दोस्तों का। अच्छा, मैं चूंकि इलाहाबाद का ही, या मिर्जापुर इलाहाबाद, तो रिश्तेदारियाँ, मित्र दोस्त, स्टूडेंट लाइफ, अच्छा, हमारे साथ के बहुत सारे लोग, अनुग्रह सिंह और राकेश धर त्रिपाठी, सब पॉलिटिकल बड़े बड़े नेता हो चुके थे, बड़े नेता हो चुके थे। तो 3 या 4 बार ऐसा हुआ कि एज IG जोन मुझे सूचना मिल गई कि ये आदमी वहाँ की कुछ गड़बड़ करने वाला है। और मैंने फिर पुलिस अलर्ट कर दी।
एक मैं थोड़ा ज़्यादा ही खोल दे रहा हूँ। नहीं आप बिल्कुल। बालसन चौराहा इलाहाबाद में इम्पॉर्टेंट चौराहा है, वहाँ एक भारत सरकार का ऑफिस था जो किराए की बिल्डिंग में था। उसकी अपनी बिल्डिंग बन गई, वो उसको खाली करके जाने वाले थे। इसको पता चल गया तो वो किसी बंगाल की विधवा के नाम ज़मीन थी जिसकी किराएदारी भारत सरकार से थी। इसने या तो उसको कांटेक्ट किया या उसकी जगह पे किसी को खड़ा किया और वो ज़मीन अपने नाम लिखवा ली, क्योंकि उसे मालूम था कि आज से 2 महीने बाद ये खाली होगी। और बालसन चौराहे पे कई हज़ार मीटर की ज़मीन थी, भारत सरकार के ऑफिस वैसे भी बड़े बड़े होते हैं। इनकी प्लानिंग थी कि कल ये खाली होने वाला है, आज इसको हम लोग कब्जा कर लेंगे। आई गॉट इन्फॉर्मेशन, मुझे कहीं से पता चल गया कि ये कल होगा। मैंने एसपी एसएसपी को बुला के बता दिया कि अगर कल ये कब्जा हो गया तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं आपको नहीं छोड़ूंगा। अच्छा ओके, आपको नहीं छोड़ूंगा। मैं आपको भी बता दे रहा हूँ, आपका जान छोड़ानी मुश्किल हो जाएगी। कब्जा तो अब होगा ही नहीं, ये मुझे भी मालूम है। अगले दिन जैसे इसके लोग गए, पुलिस ने पीट पाट के भगा दिया। इसी तरह एक मर्डर, 3 घटनाएं ऐसी हुई, अब बहुत ज़्यादा तफसील से जाने में ज़रूरत नहीं है, जिसमें इसका प्लान मुझे पहले सूचना मिलने की वजह से फेल हो गया। एक मर्डर में किसी को फंसवाना चाह रहा था, मैंने बता दिया कि ऐसे नहीं, ये ऐसे ने करवाया है और सीसीटीवी और देख लो। सीसीटीवी मिल गया, मारने वाला वही था जो वादी था। 4 लठ पड़े तो उसने बता दिया कि बैकग्राउंड कहाँ से है। तो मैं इसके लिए बहुत बड़ी बाधा बन गया। ही केम टू लखनऊ। अखिलेश जी उस समय मुख्यमंत्री थे। अखिलेश जी बिल्कुल उसको पसंद नहीं करते थे। अखिलेश जी ने डांट कर भगा दिया। तो फिर वो किसी बड़े के पास गया और उसने सीधा ये आरोप लगाया कि आईजी साहब वहीं के पढ़े लिखे हैं, वहीं से हैं और हमारी अपोजिट पार्टी जो पूजा पाल की है उससे मिल गए और ये मेरी हत्या करवा देंगे। आई वॉज आस्क्ड कि क्या ऐसा है? मैंने कहा पढ़ाओ, सब कुछ है, फिर हत्या में क्यों करवाऊँगा। फिर मुझसे कुछ ऑप्शन लिया गया कि आप कहाँ जाना पसंद करेंगे। अच्छा, ये भाई मैं दरिया दिल्ली अधिकारियों की है या मेरी छवि रेपुटेशन जो रही हो। जब अति कम, इसको मैं दोनों तरीके से देख रहा हूँ एक्चुअली। हाँ डेफिनेटली दैट इज बोथ साइड। तो मैंने कहा अब 6-8 महीने बचे हुए हैं तो मुझे लखनऊ में सेटल भी लखनऊ में ही होना है। तो अच्छा, मैं इंटेलिजेंस में 2 बार काम कर चुका था। तो इंटेलिजेंस की नौकरी लैक्स होती है, वहाँ फाइल वाइल नहीं होती, अगले दिन के लिए कुछ नहीं होता, जो है आज के आज ख़त्म। तो मैंने कहा बेस्ट जगह है। चुपचाप मैंने रिक्वेस्ट की सब आईजी इंटेलिजेंस बना दिया जाए। और आईजी इंटेलिजेंस वैसे भी इंपॉर्टेंट तो होती ही होती है। मैं आईजी इंटेलिजेंस बन के इलाहाबाद से आ गया। कारण यही अतीक अहमद थे। तो जिस दिन इसकी हत्या हुई थी उसके अगले दिन हिंदुस्तान टाइम्स ने ये पूरी स्टोरी छापी थी लखनऊ में कि आईजी साहब से और अतीक अहमद से क्या क्या हुआ था। बिकॉज आनंद सिन्हा हैं, परिचित हैं, अच्छे मित्र हैं, तो उनको पूरा घटनाक्रम मालूम था। तो पूरा उन्होंने 3 कॉलम की खबर ही छाप दी कि बट पता चला क्या सर कि ये जो हत्या हुई थी ये मोटिव क्या था? क्योंकि मैं देखिए उसके गुण दोष पे तो नहीं जाता। जी, मेरा सिर्फ कहना ये होता है कि हर अपराधी की मौत ऐसे ही होती है और या तो पुलिस मारेगी या दुश्मन मारेगा। तो यहाँ दोनों का कॉम्बिनेशन था, दोनों के कॉम्बिनेशन से मार दिया गया। ओके, इतना काफ़ी है समझने के लिए। बहुत बहुत बढ़िया। आपने जो टेररिज्म के टाइम पे, मैं एक और जेल के बारे में आपको बता। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं वो अकेला अफसर हूँ जिसने 3 साल की नौकरी में खड़े होकर 2 फांसियाँ करवाई हैं। अरे कहाँ पे? नहीं में। अच्छा, और तो एक आप पे थोड़ा सा एक सवाल बनता है। हाँ, मैं उसी पे थोड़ा सा, क्योंकि ये सब बाकी दर्शक जो है ना मूवीज में देखते हैं। हाँ, मैं वही कहने जा रहा था। मैं अगर आप मुझे मैं उसको 2 मिनट में आपको जो कहना चाह रहे हैं मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि फांसी का मतलब आम आदमी के लिए एक बड़े से जज साहब वहाँ खड़े हुए, उन्होंने फांसी की सजा करके कलम तोड़ दी, उसके बाद वो काले कपड़े पहन करके लटक गया। इसका मतलब इसके अलावा बाहर का आदमी फांसी के बारे में कुछ नहीं जानता है। लेकिन फांसी एक बड़ा प्रोसीजर है और फांसी के पहले जो जेल का अधिकारी है वो किन दिक्कतों, किन परेशानियों और किन मानसिक यंत्रणाओं से जूझता है और फिर फांसी के बाद उसकी क्या फीलिंग होती है,
ये सिर्फ वही समझ सकता है जिसने इसको भुगता है। मैं थोड़ा सा समरी बता दूं। पहली फांसी जो हमने कराई, ऑर्डर हुआ, ब्लैक वारंट, मतलब फांसी की तिथि और समझ तिथि और ये सब होकर के आ जाता है कि इस तारीख को इतने बजे इनको फांसी दी जाती है। उसके बाद समझ लीजिए आपकी जेल में एक उत्सव जैसा होता है, बहुत प्रसन्नता का उत्सव नहीं लेकिन होता उत्सव जैसा। फांसी घर खाली पड़ा रहता है, वीरान, उसकी रंगाई सफाई पुताई, उसको हैंडल क्यों, उसमें तेल डालना, ये डालना, वो डालना करके उसे बिल्कुल चमका करके फिट किया जाता है कि ये फांसी देने के लिए उपयुक्त हो, एंड टाइम पे कोई मैकेनिकल उसका लीवर या कोई धोखा न दे। एक तैयारी ये हो गई। दूसरी तैयारी होती है कि फांसी देने के लिए रस्सी चाहिए, तो उसकी रस्सी केवल बक्सर जेल में बनती है और कलकत्ता में बनती है, 2 जगह बनती है। क्या उसका कोई स्पेशल अलग तरह की रस्सी होती है, बिल्कुल सेपरेट रस्सी होती है, बहुत सॉफ्ट और उस तरह की होती है। इतनी भी सॉफ्ट नहीं होती कि गला कट जाए, लेकिन इतनी मजबूत होती है कि जो झटका है उस झटके को बर्दाश्त करे और वो हो जाए। तो पता चला नैनी में इस समय कोई रस्सा ही नहीं है, तो एक आदमी भेजा गया बक्सर और एक आदमी वहाँ भेजा गया आपके कलकत्ता रस्सी लाने के लिए। दोनों जगह से रस्सी आ गई। फिर उस रस्सी को रखने का तरीका है, वो हंडिया में जो है मोम से लपेट करके बड़े विधि विधान से रखी जाती है, जैसे आपका कलश वलश रखा जाता है उस तरह से कलश में वो आ गई। हमने भी देखा, हमने भी ज़िंदगी में पहली बार देखा कि अब ये फांसी देने वाली रस्सी है, तो मेरे लिए भी एक नया ही एक्सपीरियंस था। फिर उस समय कल्लू जल्लाद हुआ करता था मेरठ में, वो अलॉट हुआ जेल हेडक्वार्टर की तरफ से कि कल्लू जल्लाद फांसी देंगे। तो यहाँ से बाकायदा 1-4 की पुलिस गार्ड गई कि इनको ले आओ, नहीं तो अगर किसी ने इनको मार दिया तो फांसी नहीं हो पाएगी। तो अब उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, जैसे ही उनका अलॉटमेंट हुआ, पुलिस और जेल प्रशासन का काम हो गया कि उनको सुरक्षित लाकर सुरक्षित रखा जाए। तो एक पूरी की पूरी टीम गई, पूरी की पूरी टीम गई और उनको ले आई। अपना जेल के अंदर ही उनको टिकवाया गया कि कहीं बाहर नहीं कुछ हो हवा जाए, अंदर कपाई सफाई जो होती ही थी। उसके बाद अब जैसे कल फांसी होनी है, तो आज सुबह या एक दिन और पहले वो जल्लाद वो आया मेरे पास, जो हमारा गेट पे रहता है, कि वो सर जल्लाद आपसे कल्लू जल्लाद मिलना चाहते हैं। मैं मिला नहीं था तब तक, तो मैंने सोचा बड़ा जैसे फिल्मों में होता है, मोटा सा तगड़ा सा बिल्कुल साड़ जैसा बिल्कुल। उसके विपरीत एक साधारण सा बिल्कुल आदमी आया। तो मैंने कहा हाँ बताओ। पहले तो मैंने उनका हाल चाल सुख सुविधा पूछी, फिर मैंने पूछा और बताओ कैसे। बोले साहब हमको रिहर्सल करना चाहिए है, मुझको आदमी चाहिए। मैं तो एकदम धक्के से रह गया कि साला इसको आदमी, हम फांसी के रिहर्सल की, इसको आदमी हम कहाँ से ले आए। मतलब उस मेरा चेहरा बिल्कुल फक्सा हो गया। तो वो समझ गया, उसने हंसने लगा। उसने बोला सर हम लटकाने के लिए आदमी नहीं चाहिए, हमको 4-5 लोग मदद में दे दीजिए ताकि हम उसमें उसका रिहर्सल कर सकें। तब नॉर्मल हो गए तो हमारी भी क्यूरियोसिटी जागी कि भाई क्या रिहर्सल करोगे। तो उसने ये बताया कि उनका फार्मूला है, जितने जो आदमी का फांसी दिए जाने वाले का जितना वजन होगा, उस वेट के आधार पे उनकी नाट की साइज़ और वाली सारी चीज़ें कैलकुलेशन से बनती हैं। फिर हमने कहा तो फिर आदमी कैसे बनाओगे। तो बोला सर बोरे में मिट्टी भरूंगा, उतनी वजन का मिट्टी रुई भर के उतनी वजन का पूरा एक उसी की हाइट का आदमी बनाऊंगा और उसके गोल सा बनाकर उसका चेहरा बनाऊंगा। उस चेहरे को फांसी देकर के हम अपना ट्रायल करेंगे कि क्या हमारी नाट सही है कि नहीं, ताकि एंड टाइम पे कोई धोखा ना हो जाए। तो खैर मेरी भी सांस में सांस आई। मैंने 4 महीने का 6 आदमी ले जाओ यार, लेकिन जब तुम करना तो हमको भी दिखाना। तो हम भी चले गए। तो एग्जैक्टली उसी तरह से उसने बोरा वोरा बना के कराया। ये तो हो गई बात। अब जिस दिन फांसी होनी थी, जिसको फांसी होनी थी और जिस दिन हमको फांसी करानी थी, चूँकि सुप्रिटेंडेंट तो सुपर पावर होता है, कहीं का भी एसपी जिले का होगा भाई, करना धरना वाला नंबर 2 को ही पड़ता है। तो चूँकि नंबर 2 में था तो मुझे सारी चीज़ें व्यवस्था देखनी थी। तो रात से ही आप समझिए कि किस मानसिक यंत्रणा से हम गुजरे हैं। तब तक हम ये नहीं समझ रहे थे हम करने क्या जा रहे हैं। हमको लगता था ये ड्यूटी है और ये किसी तरह से सही सलामत पूरी हो जाए। जो भी जैसे भी किसी भी ड्यूटी पे आप होते हैं, किसी ऑपरेशन में जाते हैं, तो आप ये नहीं देखते कि ऑपरेशन का परिणाम क्या हो रहा है। आप ये देखते हैं कि साहब हमारा काम सही टाइम पे सही तरीके से हो जाए, उसमें कोई क्वेश्चन न पैदा हो गई। सुबह 4:30 ही बजे नींद खुल गई। सूर्योदय के साथ साथ फांसी होती। एडीएम एलबी तिवारी साहब होते थे, वो आ गए, सारे लोग आ गए। तो एक औपचारिकता होती है कि जिसको फांसी दी जाती है उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। तो हमारे बड़े खुर्राक टाइप के डिप्टी जेलर साहब थे, एसएस शिव शंकर शुक्ला जी फांसी के इंचार्ज थे।
तो शुक्ला जी गए तो पता चला कि हम भी, अच्छा हमारे चूंकि नौकरी के 2.5 साल हुए तो हर चीज़ में क्यूरियोसिटी थी। हाँ, और ज़िंदगी में पहली बार फांसी देखनी थी। लोग पूरी नौकरी कर जाते हैं, जेल की नहीं देखते, हमने तो 2 देख ली। यानी तो मैं गया तो वो जो थे वो पंडित जी थे, पढ़े लिखे थे, कहीं रीडर प्रोफेसर थे। उन्होंने 5 हत्याएं की थी, सब अपने भाई भाभी भतीजी भतीजे 4-5 लोगों को मार दिया। हाँ, और अच्छी पैरवी उनकी जो भाभी जी थी, उनके मायके वाले, उन्होंने कहते हैं ना कि ये सब सजा वजा पैरवी से होती है, तो उन्होंने हर लेवल पे पैरवी की। सुप्रीम से क्षमादान भी नहीं मिलने दिया। पढ़े लिखे, मतलब कहने का मतलब पढ़े लिखे आदमी थे वो, कहीं पढ़ाते वढ़ाते थे। कटहल के पीछे हुआ था, एक कटहल के पीछे। तो उन्होंने जो है 10-5 एप्लीकेशन लिखी हुई थी कि मेरे बेटे को ये मेरी लाइसेंसी इनको दे दी जाए। अब शुक्ला जी घड़ी देख रहे हैं कि टाइम हो रहा है, तो मतलब वो कहते हैं ना कि एक उसके अंदर एक भावना थी कि मैं क्या क्या कह डालूं। शुक्ला जी घड़ी देख रहे हैं। फिर शुक्ला जी ने बड़े जोर से डांटा, बोले साले, मतलब गाली दे के कहा, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, साले 2 मिनट बाद लटक जाए वो, और इस समय पूरा मांग पत्र लेकर रखे, भटप साले करके। मैं ये उसका कहना, शुक्ला जी का डांटना मुझे बुरा मुझे भी लगा, लेकिन वो तो जैसे कहते हैं ना कि खत्म, वो बिल्कुल स्तब्ध रह गया। फिर उससे मुझे ऐसा लगता है कि उसे ये एहसास हुआ कि उसके साथ अब आगे क्या होने वाला है। उसके बाद उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला लटकने तक। और स्थिति ये हो गई कि तो पक्के जो होते हैं ना वो पीले कपड़े वाले, एक इधर से कंधा हाथ डाले, एक इधर से कंधा हाथ डाले, लगभग घसीटते हुए उसको ले गए। फिर गए और लटक गए, फांसी हो गई। वहाँ नियम यह है कि 30 मिनट। यहाँ आपको मैं, बट फांसी का दिन तय है, फांसी का समय तय है, तो क्या एक कैदी को नहीं पता होता है? बिल्कुल पता होता है, उसको नहलाया जाता है, उसको वहाँ से शिफ्ट किया जाता है, लेकिन उस समय तक उसके दिमाग में, जैसे हम अपनी बात कह रहे हैं ना कि हमारे दिमाग में ये था कि ड्यूटी हो जाए, जी, तो उसके दिमाग में था कि मैं सब कुछ कह डालूं, जो कहना है कह डालूं। लेकिन जब शुक्ला जी ने उसको, कहते हैं ना, उसके मर्म पे चोट की कि तुम 2 मिनट 5 मिनट बाद तो साले लटकने वाले हो, इस समय क्या पूरा मांग पत्र लिए खड़े हो, हटा, तब उसको लगा कि अरे क्या मेरे साथ होने वाला है। तो वो इस फेज से निकल के उस फेज में चला गया। 30 मिनट लटकाया जाता है, लटका उटका करके फिर ये हुआ कि भी उसके बाद अपना पंचायतनामा फैलाना ठिकाना सब कार्रवाई हो रही थी। 8:30 बज गया। एडिशनल सुपरिटेंडेंट का रेजिडेंस जेल गेट से मुश्किल से 50 मीटर पे सामने था। गेट के सामने ही होकर के निकलते हैं, दाहिनी बाईं दोनों तरफ जो है मिलने उलने वाले लोग, जिसको रहता है अपना आए होते हैं, जो भी होते हैं। तो जब मैं निकला तो उसके परिवार वाले बैठे थे, तो उस परिवार वाले ने जिस नज़र से हमको देखा, कहते हैं ना एक शब्द है हिकारत भरी नज़र से, वो नज़र मैं आज तक नहीं भूल पाता कि उसको ये लग रहा था यही आदमी जिम्मेदार है। उसके बाद जब हम घर गए, नहाए वहाए, तब तो कहते हैं जब जिम्मेदारी का बोझ सर से उतरा, तब ये समझ में आया कि हम क्या करके आ रहे हैं। एक अच्छा खासा आदमी जो भी हमसे बतिया रहा था उसको हम लटकवा के आ रहे हैं। फिर मैं 2 दिन तो ये मतलब मानसिक आघात, मानसिक, मैं कहता हूँ मानसिक यंत्रणा, आघात नहीं, ये यंत्रणा है। वो जो आदमी फील करता है वो यंत्रणा है। मैंने तुरंत, चूंकि हमारे सुप्रिटेंडेंट साहब तो 15-20 साल की नौकरी कर चुके थे, मेरे साला 2 साल हुई थी। मैंने तुरंत एप्लीकेशन लिखी, 2 दिन की छुट्टी ली और सीधे इलाहाबाद चला गया, मतलब नैनी से सिटी चला गया। मित्र दोस्त, सिनेमा देखना, यहाँ खाना वहाँ पीना, इनसे मिलना, मतलब मैंने 2 दिन में किसी तरह से उस घटनाक्रम को अपने दिमाग से किसी तरह निकाल पाया। लेकिन जिस प्रकार से अभी आपने पूरा इसको डिस्क्राइब किया है ना, तो वो समय पे मुझे ऐसा लगता है कि आप उसको भूलना चाह रहे थे, लेकिन भूल आज तक नहीं पाए। आज तक नहीं भूल पाए, क्योंकि जो एक चीज निगाह, वो निगाह। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। अब आज आप छिड़ी गई है बात, तो जेल पे ही चलने दीजिए। 7 साढ़े 7 बजे तक जेल बंद हो जाती है। मैं इसको स्वीकार कर रहा हूँ, आज इस पे कर रहा हूँ, मैंने नियम तोड़ा। क्यों तोड़ा? 9 साढ़े 9 बजे के बाद, अच्छा बताया मैंने कि जेल के गेट पे मुश्किल से 50 मीटर पे घर था हमारा, शादी ब्याह हुआ नहीं था, अकेले रहते थे। 9 साढ़े 9 बजे एकदम जेल के गेट पे रोने की आवाज़ आने लगी बुरी तरह से। तो क्लियर आदमी, सवेरे का टेंशन और दिमाग में, साला कैसे होगा, नींद तो आ नहीं रही थी। तो मैं निकला तब तक उधर से, जेल में जैसे पुलिस में आरआई होता है,
तो उसी तरह से चीफ हेड वार्डर जेल में होता है जो ओवरऑल पूरा कंट्रोलर होता है। तो मुस्लिम थे मिनहाज चले आ रहे हैं 2-3 लोगों के साथ। मैंने कहा क्यों, क्या हल्ला हो रहा है, कौन रो रहा है? बोले साहब उसकी बहन आई है, उसकी ट्रेन लेट हो गई, वो मिलने के लिए आती, मिलने का मौका भी दिया जाता है, नियमों में भी है, लेकिन मिल नहीं पाई सर, रो रो के पागल हो रही है। तो हमने कहा असली बात बताओ, मेरे पास आ क्यों रहे हो? तो बोले सर उसको अगर मिलवा सकते हैं। मैंने कहा नियमों में कहीं है? तो बोले सर नियमों में नहीं, जेल तो बंद हो गई। तो जेल बंद हो जाती है तो ताला चाबी सब गेट पे जमा हो सकता है, फिर जब भी खुलेगा तो बाकायदा गेट बुक में एंट्री होगी कि इतने बजे ये ताला बॉक्स में से निकाला गया, की बॉक्स में से निकाला गया, पूरा उसका लॉक बनता है, आप जानते हैं। तो मैंने कहा अच्छा मैं ये बताओ कि अगर मैं जेल में मुआयना करने जाऊँ तो मैं तो जा सकता हूँ? बोले हुजूर आपको कौन रोक सकता है? पुराने मुस्लिम थे, हुजूर आपको कौन रोक सकता है? लेकिन वो भी बात मेरी समझ गया। बोला सर अंदर 4 जाएं या 5 जाएं? सर अंदर 4 जाएं या 5 जाएं, आपको पावर है। तो हमने कहा तुम सही समझे हो, आओ चलो। फिर मैंने कपड़े बदले, अपने इंस्पेक्शन के लिए गेट खुलवाया, फांसी घर तक गया, साथ साथ उसकी बहन को भी ले गया, बिना लिखे। आज मैं स्वीकार कर रहा हूँ, मिलवाया। हाँ मिलवाया, 5 मिनट 10 मिनट बहन रो रही थी, वो उसके शरीर पे, उसके चेहरे पे कोई प्रतिक्रिया नहीं, जैसे कहते हैं ना कि मूर्ति खड़ी हो। फिर बहन बाहर आई, मतलब मेरे साथ बाहर आई, गेट बंद कराया मैंने, बाकायदा गेट बुक में लिखा कि इंस्पेक्टेड, फाउंड एवरीथिंग ऑल राइट एवरीथिंग, बस खाली उस महिला का उल्लेख नहीं किया। लेकिन सुबह वो भी मुझे उसी हिकारत से देख रही थी जिसको आपने रात में भाई से मिलवाया। सारे नियम मुझे सबसे ज्यादा मतलब वही क्या कहते हैं ना, खटका। जिस चीज को आप कहेंगे, जो चीज मुझे खटकी वो कि इसको रात में मैंने सारे कानून कायदे तोड़ करके, भाई चल जाए तो उस समय तो नौकरी शुरू की थी, घर भेज दिए जाते, लेकिन उसकी निगाह में भी वही हिकारत थी जो बाकी लोगों में थी। तो ये तो नौकरी का हिस्सा है, ये तो नौकरी का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है। बहुत बढ़िया आपने जेल के बारे में और जेल के बहुत एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि बहुत आपका एपिसोड गड़बड़ हो जाएगा। फांसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिल्कुल बाहर कोई नहीं जानता। मैंने फेसबुक एक सवाल आप, क्योंकि आपने जब बताया कि जल्लाद मेरठ से बुलाया गया और रस्सी जो थी वो आपने ऑलरेडी बताई दिया है कि बक्सर और कलकत्ता स्पेशल बनती हैं, तो ये जल्लाद जो होते हैं ये इनका फैमिली ट्रेडिशन रहता है या इनको ट्रेनिंग दी जाती है? ट्रेनिंग इनका फैमिली ट्रेडिशन है। अब इस समय कल्लू का लड़का है। अच्छा, तो इनकी ट्रेनिंग जो है वो पारिवारिक ट्रेनिंग होती है। वो अपना वो फार्मूला, हमने पूछा भी क्या फार्मूला तो नहीं बताया उसने। बोले सर वो अब असल में बड़ा जरा, और क्योंकि ये काम मतलब हर एक के बस का है, हर एक के बस का नहीं है। एक चूहा मारना बिना किसी कारण के, इसीलिए वो पैर छूता है बाकायदा। अच्छा, इसलिए भी पैर छू के, ये तो फिल्मों में भी आपने देखा, वास्तव में करता है। अच्छा, पैर छू के माफी का, जिसको फांसी दे रहा है उससे माफी मांगता है। अच्छा, अब ये हमारी ड्यूटी है, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमारी ड्यूटी है इसलिए हम आपको कर रहे हैं। अच्छा, ये रिग्रेट्स। तो बड़ा गमगीन सा माहौल पूरे का, बहुत गमगीन मामला होता है। मतलब आप देखते हैं ना कि आपने एक जिंदा आदमी को अपने सामने पूरा ताम झाम के साथ लटका दिया। 25 लोग खड़े होकर एक निरीह आदमी को लटका रहे हैं। ठीक है, उसने जो किया सो किया, वो जाने, उसका काम जाने, लेकिन आप भी तो वही कर रहे हैं। अच्छा चलिए सर, जेल तो बहुत अनंत है, काफी अनंत है। मैं तो अब 2-3 छोटी चीज बता दूं खाली, जिसको मैं कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगा आपको। एक तो मैं उसी यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ, एक टाइम में करीब 125 छात्र, वो छात्र नेता बंद, और आधे उसमें पैर छूने वाले, आधे मेरे मित्र। उसमें किस तरह से मैंने एडमिनिस्ट्रेशन किया होगा। दूसरा, प्रोफेसर बनवाली लाल शर्मा होते थे, इंटरनेशनल मैथमेटिशियंस थे। यूनिवर्सिटी में गुटबाजी थी, भूख हड़ताल किया, वो जेल लाए गए। 2 बजे रात में मैंने उनकी ज़बरदस्ती, हमारे टीचर थे, 2 बजे रात में मैंने उनकी ज़बरदस्ती, उनको डरा के धमका के, जो भी कहिए, उनका अनशन तोड़वाया। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके 84 के जो हुआ था, 84 के दंगों के बाद सिख रेजिमेंटल सेंटर के करीब 200-250 लड़के विद्रोह करके निकल लिए गए थे। उसमें से लगभग 100 लोगों को कोर्ट मार्शल करके सजा दी गई। सजा भुगतने उन्हें नहीं आए थे। 125 एक्स आर्मी फौजी
जो विद्रोही हो चुके थे जी। उनको, उसमें ज़्यादातर 3 महीना 6 महीना साल भर के थे, 1 या 2 को आजीवन कारावास था, उनको भी हम लोगों ने कैसे झेला कैसे नहीं झेला ये हम जानते जी, क्योंकि एक वो स्पर ऑफ द मोमेंट वाले, हैं। स्पर ऑफ द मोमेंट था, उन्होंने जो किया तो था, आपको वही समझा criminals बुझा नहीं के थे, कि भाई तुम वो 3 महीने, criminals हाँ नहीं- तुम हाँ। उसमें तो उनकी इंडियन हॉकी टीम का प्लेयर था, उनकी सोच भी अलग। बलकार सिंह लड़का जो था जी। आर्मी की, मतलब उसमें सर्विसेज की तरफ से हॉकी खेलता था ऑल इंडिया हॉकी में। तो ये तो unfortunate ऐसे बच्चे है। थे, जी। तो उनको यही समझाया गया कि ये 3 महीने का है, 6 महीने का है, अच्छे रहोगे तो बाकी हमारी रिपोर्ट हमारी जाएगी नहीं जाएगी, बट उनको समझाया गया कि अगर ठीक जाओगे तो 3 महीने का कम हो जाएगा, इतने दिन हो जाएगा, मतलब कि साम दाम दंड भेद। और उसमें भी एक कनाडा से मैगजीन छपती थी संत सिपाही गुरमुखी में, उसमें हमारे लिए फरमान जारी हुआ था अच्छा। कि हमारे सिपाहियादे, हमारे शहीदादे परेशान करता है, ये करता है, इसको देखना है, करना है, बाकायदा। हम तो जानते नहीं थे, तो चूंकि हर तरह के लड़के उसमें थे, तो उनके पास आती थी तो दे भाई, गुरमुखी लिखी किताब, धार्मिक किताब होगी, दे दो। तो ले आया, उसने मुझे पढ़ाया कि देखिए सर ये आपका नाम लिखा है, आपका और सुपरिटेंडेंट साहब दोनों का नाम लिखा हुआ है कि ये आपको इन्होंने टारगेट कर दिया है। अभी ना आपने जब ये गुरुमुखी की बात कही है तो मुझे एक ये याद आ रहा है बाबा राम रहीम का। हाँ, ये जो पैरोल इनको मिलती है, इट इज़ पॉलिटिकल, इट इज़ टोटली पॉलिटिकल, कहीं क्योंकि सिस्टम में नहीं। इतनी ज़्यादा, तो हाँ मेरा कि इतनी ज़्यादा पैरोल कि हर कुछ महीने में एक महीने की 15-15 बाबा दिन राम की। रहीम की बात क्यों करते हैं? आपके त्रिपाठी जी वहाँ वाले, गोरखपुर वाले, जिनको मधुमिता कांड में सजा हुई, अमरमणि त्रिपाठी जी, यस। 10 साल मेडिकल कॉलेज के वार्ड में रहे। वो तो मैं छिड़ा था कि हॉस्पिटल का, जेल की हॉस्पिटल, जेल का हॉस्पिटल नहीं, जेल का हॉस्पिटल से ही तो वहाँ गए। मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल हाँ। में एक वार्ड में सुरक्षित रहे। बस। तो जहाँ पर तो सब चीज़ें अच्छा, मतलब इसमें पॉलिटिकल चीज़ें हैं। ओके इसमें पैरोल में जो जेल एडमिनिस्ट्रेशन है, सही उसका कोई भय रोल नहीं। कोतवाल तो डर काहे का। जेल एडमिनिस्ट्रेशन जेल का कोई रोल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं को अनुपालन करना है ना। है। अच्छा। अगर आ जाएगा कि इनको पेरोल, जेल तो देता नहीं, पेरोल तो देती है एडमिनिस्ट्रेशन देता है या कोर्ट देती है, हमें तो कंप्लायंस करना है। तो मैं एक चीज़ और आपको बता दूं 2 लाइन में ही, जी। कि सज़ा उसी को होती है और काटना उसी को पड़ती है जिसका बाहर की दुनिया में कोई माई बाप नहीं होता। बिल्कुल सही कहा है आपने। बाकी तो सब कोई यहाँ से छूटेगा, कोई हाई कोर्ट से छूटेगा, कोई सुप्रीम कोर्ट से छूटेगा, कोई कहीं ना राष्ट्रपति कहीं के यहाँ से से कुछ ना छूट कुछ जाएगा, कोई तरीका निकाल के प्रदेश जो है छोड़ देगा। कहीं ना तो जिसका कहीं बाहर कुछ माई ना बाप नहीं है वही पूरी सजा काटता है। कुछ, नहीं तो बेल और बहुत सारे तरीके हैं, पैरोल, बेल, प्री मेच्योर रिलीज, Yes. 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पे, गांधी जयंती पे, हैं? बिल्कुल। तो पूरी सजा सिर्फ वही काटेगा जिसका बाहर कोई माई बाप नहीं। और जेल में भी वही पीसा जाएगा। जेल में भी झाड़ू लगाना और टॉयलेट साफ करना, खाना बनाना, अब तो खैर बहुत सारी चीज़ें मैकेनाइज हो गई हैं, वरना पैरों से तो आटा सानते हमने भी देखा है। ये था कि पैर में उनके ग्लव्स पहनवा देते थे। चलिए सर, ये जेल से बाहर निकले, जेल से बाहर निकले। हाँ, आपके पुलिस एक्सपीरियंस के बारे में, क्योंकि 2 गारंटी मेडल उत्तर प्रदेश पुलिस में, वो भी एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में, इसके बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे? देखिए, आपके जीवन में कभी कभी टर्निंग पॉइंट्स आते हैं। आज सुबह ही एक पुराने हमारे मौजूदा जब ही डीजीपी साहब रिटायर हुए हैं, प्रशांत कुमार साहब, ये मेरे एसएसपी भी रहे, मेरे डीआईजी भी रहे, मैं बड़ा प्रिय पात्र रहा हूँ। प्रशांत जी मेरे क्लासमेट थे, आपके क्लासमेट थे। अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज में हम दोनों साथ सर आज ही सुबह बता रहे थे जी कि मैंने एक किताब लिखी है, हाँ, अपनी जीवनी जो है, जी तुम उसको मंगा के पढ़ लेना, तुम्हारा भी उसमें उल्लेख है। लिखी है, बिल्कुल। तो बातचीत में ही तो कहने ऐसी बात होने लगी, तो बोले देखो आदमी के जीवन में टर्निंग पॉइंट आता है। तुम खीरी ना गए होते तो शायद आज तुम्हारी ये हाइट नहीं होती। तो मेरी पहली पोस्टिंग बलिया हुई। जी, बलिया एक पॉलिटिकल ज़िला है, भोजपुरी बोल करके, और ईस्टर्न हाँ यूपी तो मतलब वैसे भी आप पॉलिटिकली उसको हैंडल कर सकते हैं, आप पुलिस की तरह से नहीं कर सकते। जी। साल भर बाद ये खीरी का आतंकवाद शुरू हुआ। अब जो भी ऊपर समझा गया, मेरी पोस्टिंग लखीमपुर खीरी कर दी गई। मेरी ससुराल सक्षम लोग थे। मेरे फादर इन लॉ मुख्यमंत्री को ओएसडी थे, वीर बहादुर सिंह शायद मुख्यमंत्री थे उस समय।
मुझसे कहा गया कि कह दो, बदलवा देंगे वो। मैंने कहा क्यों कह दो, नौकरी कर रहा हूँ, खीरी हुई है, ठीक है जाऊँगा। खीरी मैंने ज्वाइन एक्चुअली हाँ, मतलब मैंने किसी से कुछ नहीं कहा कि भाई नौकरी की है, अधिकारी है जो वो इसी तरीके मैं से क्यों सिफारिश करवाऊँ। अब ससुर से कहूँ कि हमको बचाओ, पुलिस की नौकरी हमारे ससुर ने हमको थोड़ी कही थी करो, हमने तय की थी करना है। आई ज्वाइंट। उस समय दर्शन सिंह घोड़ा उत्तर प्रदेश का पहला सिख टेररिस्ट था। जी, दर्शन सिंह घोड़ा जिंदा था और उस समय उसका आतंक बरकरार था। उसके पहले उसने गोला में बैंक डकैती की कोशिश की थी। सरदार ही था एक जो असलहा लेकर बैंक आया था, उसने फायरिंग शुरू कर दी और इन सबों को भागना पड़ा। उसमें सुखविंदर पंजाबू के पैर में गोली लगी, जीप पलट गई, डकैती भी नहीं कर पाए, पंजाबू पकड़ा गया, दर्शन सिंह घोड़ा और उसका गैंग भाग गया, मतलब विफल हुआ। उसी समय मेरी पोस्टिंग हुई और मुझे सीओ गोला बना दिया गया। भगवान की कृपा, 15 या 20 दिन के बाद दर्शन सिंह घोड़ा पंजाब में पकड़ गया। तो प्राइमरी टेररिज्म वहीं रुक गया। करीब 1.5-2 महीने में सीओ गोला रहा, कोई सिख आतंकवाद वगैरह का चक्कर नहीं था। जो उस समय एसपी थे, अब नहीं रहे, बीपी गुप्ता साहब थे, पीपीएस से थे। उन्हें जो भी समझ में आया हो, उन्होंने मुझे गोला से सीओ सिटी बना दिया। सीओ सिटी सपोज टू बी प्राइम पोस्ट माना जाता है, भाई सर्किल। अब तब उस जमाने में हम लोगों को ये भी नहीं था फलाने फलाने, उन्होंने कहा सीओ सिटी बन जाओ, हमने कहा चले आए सिटी में हम थे। उसी समय सेकेंड वेव ऑफ टेररिज्म आई और ये आई आपके तराई में, पलिया, पूरनपुर, शाहजहांपुर का वो पूरी बेल्ट, किच्छा विच्छा से लिए हुए पूरा का पूरा। तब उत्तर प्रदेश का बंटवारा भी नहीं हुआ था, तो वो पूरी की पूरी जो तराई बेल्ट थी वो, क्योंकि पंजाब में केपीएस गिल साहब ने जो हाका लगाया तो सब वहाँ से भागे और जिसके इलाके के सरदार जहाँ बसे हुए थे वहाँ आकर के शरण ले लिया उन्होंने। तो जो पटियाला साइड का जिसको कहते हैं, कोई माझे का है, कोई उसका है, कोई जट है, दोआबा, माझा, फलाना ठिकाना, उसी हिसाब से सब यहाँ तितर बितर हुए और उनको लगा ये तो वहाँ से भी अच्छी जगह है यार, यहाँ बहुत रुपया पैसा है, सरदारों में भी है, नन सरदारों में भी है, तो यहाँ एक्टिविटीज़ शुरू हो गई। उसी दौरान हमारे यहाँ लखीमपुर में ही मैलानी एक जगह पड़ती है, मैलानी और भीरा के बीच में बरगद चौकी होती थी। बरगद चौकी में मेजर सिंह का गैंग था। इसने एक जगह ऐसी थी जहां आप रेलवे लाइन को पार करते हैं, उसके बाद फॉरेस्ट का बैरियर है। रेलवे लाइन और फॉरेस्ट बैरियर को बंद करके बस से उतार के लगभग 14 लोगों को लाइन से खड़ा करके हत्या कर दी। सिख और मुस्लिम निकाल के बाकी सबको मार दिया। उसी दिन मोहम्मदी में भी हुआ, उस दिन गोला में भी हुआ। मतलब कुछ इस तरह का हुआ कि एक ही दिन में 7-8 जगह, पीलीभीत में भी, लखीमपुर में भी और शाहजहांपुर में भी स्ट्राइक्स हुई। कुल मिला के उस दिन करीब 27 से 28 लोग मारे गए थे प्रदेश। कोऑर्डिनेटेड था, हाँ, कहीं से उस मतलब कंट्रोल्ड, कहीं से वेल कंट्रोल्ड। उसके पहले पलिया से डॉक्टर कपूर थे, उनकी बेटी की किडनैपिंग हुई थी। बेटी को लड़का समझ करके, सरदार थे, मतलब सरदार मोहने टाइप के थे, तो उनकी बेटी थी, उसको समझे कि सब उनका लड़का है, उठा ले गए। और कपूर साहब आज भी हैं और उस इलाके के सबसे अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट हैं। तो एकाएक स्पर ऑफ एक्टिविटीज अचानक खूब तेजी के साथ बढ़ी। हमारे डीआईजी साहब थे पीएसपी प्रसाद, आज ही सुबह उनका जिक्र वही प्रशांत सर से हो रहा था। तो ये लोग डॉक्टर साहब की लड़की की किडनैपिंग छुड़ाने उड़ाने के चक्कर में पलिया में 3-4 दिन डीआईजी कैंप किए, एसएसपी भी वहीं बैठे थे, वीके गुप्ता साहब थे, और होता रहा। तो डीआईजी साहब वापस लौटे, तो डाक बंगले में उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे बुला के ये कहा, चतुर्वेदी, वी हैव डिसाइडेड कि तुमको सीओ पलिया बना दिया जाए। मैंने कहा ठीक है सर। आए, मेरी पत्नी जो है असंपृक्त रहती हैं चीज़ों से, मैंने उनको बताया कि पलिया जाना पड़ेगा, तो बोले बाप जैसा ठीक समझिए, आपका काम है जी। खैर मेंटली मैं तैयार था। कप्तान साहब से अभी तक मेरी बात नहीं हुई थी। रात में 10 बजे कप्तान साहब आए, बंगले पे बुलाया मुझे, चाय वाय पिलाई विलाई, फिर बोले यार चतुर्वेदी, मुझे कहने में बड़ा संकोच सा लग रहा है और
हम तुम्हारी ज़रूरत है, तुमको हम सीओ पलिया बनाना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ सर, यही सब बता गए थे, बताइए कब जाना है। तो बोले तुमने मैडम से पूछ लिया? मैंने कहा सर। उन्होंने कहा कि भाई आपकी नौकरी आप जानिए। बोले यू आर रेडी टू गो? मैंने कहा सर मैं नहीं, मैंने कह दिया, मैंने कहा मैं नहीं भी जाना चाहूँगा तो आप भेज दोगे तो मैं क्या कर लूँगा। तो एक हमारे मित्र हैं यहाँ पे, मयंक मिश्रा हैं, उसको उनकी मदर वहाँ पे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल थी। सवेरे माता जी ने बुला के मुझे धमकाना शुरू किया, क्या बेहूदगी है, बहू को यहाँ छोड़ोगे, ये करोगे वो करोगे, टाइप चीज़ें। मैंने कहा देखिए माता जी, मयंक आज भी उस चीज़ को कोट करते हैं। मैंने कहा जा रहे हैं, या तो झंडा गाड़ के आएंगे या लपेट के आएंगे। ये शब्द आज भी मयंक मिश्रा मुझसे रिपीट करते हैं कि झंडा गाड़ के आएंगे या लपेट के आएंगे। एंड वी डिसाइडेड। बस एसपी साहब से मैंने 2 चीज़ें कही। मैंने कहा सर मैं जा रहा हूँ, मेरी 2 शर्तें। मैंने अगर कह दिया कि ये आदमी यहाँ एसओ रहने लायक नहीं है तो फिर वो एसओ नहीं रहेगा सर। ये फिर आप नहीं कहेंगे कि नहीं वो बहुत अच्छा है। लड़ना मुझको है। अगर मैंने कह दिया कि एसओ नहीं रहेगा तो सर वो नहीं रहेगा। और मुझे किसी को उपयुक्त लगा कि ये आदमी यहाँ के लिए उपयोगी है, तो अगर अदरवाइज नहीं है, भाई उसके कोई सजा है, मिसकंडक्ट है, बेईमान है, तो आप रोकेंगे नहीं, आप उसे मुझे देंगे। बोले जाओ यार तुम जाओ। किया पहले दिन ही हम लोगों ने, मतलब वहाँ की स्थिति ये थी, मैं आपको बताऊं, अभयदान आपको देके भेजा था कि ठीक, हाँ, कि मतलब जो तुम करोगे ठीक करोगे। वहाँ की स्थिति ये थी कि शाम को 6 बजे के बाद थाने पे गेट लग जाता, ताला लग जाता था। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखा होगा, सीआरपीएफ भी लगी हुई थी, पूरी बड़े गेट बंद करके उसको ताला लगा के अंदर के दरवाजे बंद करके छत पे 2 लोग 4 लोग छत पे जाके और बस रात काटते थे। रात में पुलिस का मूवमेंट नहीं हो सकता था। हमारा एसओ भी मेरा मजबूत था, मुकेश था, अभी भी है, इंस्पेक्टर होकर रिटायर हुआ, मेरठ रहता है। ये एसओ पलिया था। दयानंद मिश्रा थे, डेथ हो गई। वो एसओ संपूर्ण नगर, पुरुषोत्तम चरण भीरा, सब अच्छे लड़के थे, यंग थे, मतलब सब कुछ करने को तैयार। पहली रात हम लोग निकले और जितने जगहों पे उम्मीद थी कि यहाँ शरण मिलती है, 12 बजे रात के बाद छापे डाले, गुरुद्वारों में घुसे, हाँ, अदब के साथ, गुरु ग्रंथ साहब के साथ कुछ नहीं, वहाँ जाएंगे नहीं, लेकिन पूरे परिसर की तलाशी। ये वक्त मरना है तो शान से मरेंगे यार। इतना बड़ा मैसेज गया कि रात, पहली ही रात ये सीओ घुस गया, फलाने के झाले में घुस गया, फलाने के घर में, और बड़े बड़े, पता चला बड़ी बड़ी कोठियाँ, आप तो देखे होंगे साहब, उस जमाने में स्विमिंग पूल और ये सब होता था। शहर फेल था। घुस के साले बाथरूम, टॉयलेट सब तलाशी ली गई। तो सबसे पहला मैसेज ये गया कि अब पुलिस डरेगी नहीं। और भगवान की कृपा से 1-1.5 महीना हम लोगों ने पूरा छलनी कर दिया, मतलब छान के रख दिया। मैं आपको थोड़ा सा बीच में रोक दूं क्या? बिल्कुल। क्योंकि टेररिज्म मैंने पंजाब का बहुत अच्छे से देखा हुआ है। इनके पास जो वेपन्स थे टेररिस्ट के पास में, उस समय भी ये एक ही यूज करते थे। और हमारे पास स्टेन से ऊपर कुछ नहीं। मैं जानना चाह रहा था, हमारे पास स्टेन से ऊपर कुछ नहीं। पास में कार्बाइन या स्टेन से ऊपर वो छेद वाली, अच्छा, स्टेन गन, इवन नॉट कार्बाइन। अच्छा, तो मतलब हौसला और दिल की बात थी। नहीं, उसके पहले एक इंसिडेंट और हुआ था जिसको मैं भी मिस कर गया। हरिश्चंद्र सिंह साहब एसएसपी थे और मोहम्मदी में बड़े गैंग ने बैंक लूटने की कोशिश की, स्टेट बैंक की जी। संयोग बस जो बिल्डिंग थी स्टेट बैंक की किराए की थी, सामने उसका मालिक रहता था और बगल में पुलिस चौकी थी। तो मालिक के पास भी गन थी, राइफल थी शायद। तो मालिक जैसे ही वो सब घुसे, पहला काम किया उन्होंने, संतरी जो पुलिस वाला था उसे गोली मार दी। जो मालिक का बेटा वहाँ से गन लेके उसने फायरिंग शुरू कर दी। उधर बगल में चौकी थी, चौकी भी 2 मंजिली थी। उसमें एक अजय सिंह लड़का था, उसके फादर वो था डिसीज्ड वाले में था, उसके फादर इंस्पेक्टर वगैरह थे। उसके पास 30 कार्बाइन थी पर्सनल। अच्छा, उसने वहाँ से फायरिंग खोल दी। तो 2 तरफ से जब फायरिंग होने लगी तो ये घबरा गए सब कि पुलिस आ गई। तो बैंक, गोली तो मार दी पर बैंक नहीं लूट पाए और ये भागे। इंस्पेक्टर थे चतुर्वेदी साहब, पता नहीं अब जिंदा हैं कि नहीं है, मोहम्मदी के इंस्पेक्टर साहब थे। उस आदमी ने मोटरसाइकिल पे पीछा कर लिया इनका। और तब इनके पास जीप होती थी, तब ये बाजार ज़्यादा तेज चलने वाली गाड़ियाँ इनके पास भी नहीं थी, इनके पास भी नहीं थी। तो एक को तो उसने, लड़के ने वहीं मार दिया गेट पे ही। 5 लोग थे। दूसरे को इंस्पेक्टर ने गोली मार दी रास्ते में भागते हुए। फिर जीप पलटी,
तेजी में, 2 जीप में पड़ गए तो वहाँ ठुक गए, 1 या 2 गन्ने में घुस गए। तो आप समझिए उस दिन की ये स्थिति, हम लोग सब भागे जब जहाँ सा था वहाँ से, मतलब डंडा लेके लोग टेररिस्ट मारने के लिए इकट्ठा हो गए और गन्ने के खेत में ये फंस गए, सब मारे गए। इनके वेपन्स हमारे पास थे। वी रिकवर्ड 6 AK-47। हमने कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट जज से परमिशन ऑर्डर करा के वो यूज में ले ली। तो हमारे हर ऑफिसर के पास 1-1, 2-2 उसकी गाड़ी में 1-2 AK-47 तो होती ही थी। और फिर हम लोग वो कहते हैं ना, वो आपने भी की होगी कि 2 मैगजीन लपेट के 40 गोली करते थे। इधर खत्म हुई तो इधर से लगा देंगे, दूसरा लगा लिया। तो ये मतलब वेपन से हम लोग मतलब डरने दबने वाले नहीं थे। फिर वो तो हुआ। उसके बाद एक मारा इन्होंने, इंस्पेक्टर पूरनपुर था, जंग बहादुर सिंह। लखीमपुर और पीलीभीत का बॉर्डर, बीच में खाली शारदा नदी है। तो नदी के उस पार जंगल था। बिल्कुल। उस दिन ये ज्वाइंट ऑपरेशन होना था। तो हम लोग तो नदी के इस किनारे आ गए, पुल टूट चुका था गर्मियों में। उस पार पीलीभीत पुलिस थी, इन्होंने कॉम्बिंग की, वो लोग नहीं मिले। हम लोग थे कि अगर उधर से भागेंगे नदी में चढ़ के तो हम मारेंगे, कोई नहीं निकला। लौटते समय बेंत का जंगल है वहाँ पे, फिर पूरनपुर किला में बेंत वाला जंगल है, बड़ा घना होता है। तो जंग बहादुर और उसके साथ एक और सिपाही था। इन दोनों ने कहा जरा देख लें, उसमें तो कोई नहीं है। उसमें सब तैयार बैठे थे, छिपे हुए 13-14 लोग थे। उन्होंने सीधे फायर कर दिया। जंग बहादुर मर गए, सिपाही मर गया। फिर जैसे गोली चली, कोई नहीं टिकता, तीरंदाजी कितनी भी कर लें। पहला राउंड तो सब भाग ही लेते हैं। हाँ, वो नेचुरल रिएक्शन है। फिर गैंग जो है इधर छितर बितर हो गया। फिर जब इंस्पेक्टर ही मर गया पूरनपुर का, तो एकदम से बिल्कुल तहलका मच गया। ये करो वो करो टाइप की चीज़ें शुरू हो गई। 2 दिन बाद मुझे पता चला कि गैंग शारदा पार करके उतर आया है। और किसी ने मुझे, मैं पब्लिक में, मैं जाकर के झाले में घंटा 2 घंटा बैठना, बतियाना, गुरुद्वारे में बैठना, मतलब पब्लिक में घुस जाओ। मुझे खबर मिली कि ये आपका दुधवा का जंगल और एक गुरुद्वारा होता था उस बिल्कुल एडजॉइनिंग। तो किसी ने मुझे ये बताया कि साहब वो रात में जो गुरुद्वारे के बगल में झाला है, उसके घर से लड़के बाल्टी में खाना लेके जंगल में गए। इट वॉज क्लियर कट इंडिकेशन कि अब खाना पहुंचा है, तो इसका मतलब गैंग होगा। हम लोग पहुंच गए, जैसे होता था उल्टा लटकाया, 5 मिनट में बता दिया उन्होंने। कहा साहब 13-14 लोग थे। बस उसने ये कहा कि खाना खा के नेपाल निकल गए। तो वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर नेपाल का बॉर्डर। शारदा पार करें। हाँ, शारदा पार करके हमारे यहाँ आ गए थे। हमारे यहाँ फिर वो दुधवा नेशनल पार्क का ऐसे वाला पैच है, तो पार करते हैं नेपाल चले जाते हैं। ये टाउन इलाका पड़ता है, टाउन कहते हैं उसको। तो ये चलो ठीक है, चले गए होंगे, हमें ज़रा दिखा दो कहाँ खाना खिलाया था। तो हमारे साथ BSF भी थी उस दिन, क्योंकि ऑपरेशन पर इन्फॉर्म्ड था। तो BSF के AC साहब थे, उनका एक प्लाटून, 3 प्लाटून हमारे पास थी, एक कंपनी पूरी। हाँ, तो SO पलिया के साथ एक कंपनी, और उनका हमराही, मेरे साथ एक कंपनी, और SO संपूर्णा के पास एक कंपनी। हम लोग इस तरह से होकर के चले कि हो सकता है हो, लेकिन आगे उसको किया लड़के को। तो पीछे अपना एक आदमी लिए हुए, वाले इधर उधर भागोगे तो ये इतना सब तो चलता है। हाँ, वहाँ मानवाधिकार वगैरह नहीं काम करता। एक जगह के बाद वो लड़का थोड़ा ठिठकने लगा। तो मुकेश था, मुकेश ने धीरे से हमको इशारा करे कि सर कुछ है। तो हमारे साथ 2 हमरा जो थे, बड़े अच्छे बहादुर लड़के थे, मर गया वो भगीरथ शर्मा एक्सीडेंट में, और एक था पूरब का राम प्रसाद। तो उससे मैंने कहा जरा पेड़ पे चढ़ के देखो आगे कुछ दिख रहा है क्या। अच्छा, उसके बाद वो हाथी घास जो होती है दुधवा वाली, उसका पूरा लंबा सा जंगल था। हाथी घास वास्तव में हाथी साइज की होती है। वो चढ़ा ऊपर, और ऊपर से चिल्लाया बड़ी जोर से। पूरब कहता अरे साहब हौका बाणा सा मतलब दे आर उसका चील बोलना, मेरा देखना, उसका मुझे देखना, और फायरिंग शुरू। वो तो कूद गया ऊपर से, अरे साहब हौका बाणा से करके उसने इतना मतलब बेवकूफ़ी में अलर्ट कर दिया। वरना वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा इनकाउंटर होता, क्योंकि 3 तरफ हम थे और सामने घास का जंगल था।
उधर मिश्रा जी जो थे हमारे, वो क्या हुआ उनके साथ मुझे नहीं मालूम, बट वो भटक गए बजे, मतलब उन्होंने फ्लैंक ऐसे बनाने के वो इधर को निकल गए। अब जंगल वंगल में दिशा भ्रम हो ही जाता है, तो इधर ओपन स्पेस मिल गया। लेकिन मैं मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स बस खाली खड़खड़ 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 दौड़ लिए हम लोग, पकड़ो मारो मारो पकड़ो टाइप का। उधर से गोलियां आई, हम लोगों को उस दिन 6 AK-47 बरामद हुई। असलहा छोड़ के भागे, 14-15 पगड़ियाँ, जूते, काजू किशमिश बादाम, 2,500-3 हज़ार कार्टिजेस। गैंग छोड़ के भागा, 2 को गोली लगी थी। हम लोगों को तो नहीं कहा, वो भाग गए नेपाल में सब। 2 डेड बॉडी बाद में नेपाल में मिली, रिकवर हुई। तब पता चला कि इसमें से 2 मर भी गए। तो उसका कोई क्रेडिट हमें इसलिए नहीं मिला कि वो वहाँ जाके मरे, क्या मरे कैसे मरे, उन जैसे भी निपटाया उन्होंने। फिर हम लोग, तो उस दिन पहली बार ये हुआ कि आतंकवादी भी भागता है, पक्का भागता है, बिल्कुल भागता है। पुलिस दौड़ाती है और आतंकवादी भागता है, ये मैसेज गया। आतंकवादी का तो पहला ही ये काम है भागना, जान बचा लो, इस बार फिर अगली बार करेंगे। और मैं बताऊं आपको, लाइफ स्पैन शॉर्ट होती है। उसके बाद वो पूरा का पूरा गैंग बिखर के ख़त्म हो गया। जो उसके बाद 1-2 उसके और थे, वो कहीं और मारे गए, हम ही लोगों ने मारे, कहीं इधर ढूंढ के मारे, कहीं उधर ढूंढ के मारे। बट वो KCF का सूखा गैंग ख़त्म कर दिया हमने उस दिन। रिटेलिएशन उसका हुआ। उसके 4-5 महीने के बाद वहाँ एक कुलविंदर सिंह किंदा होता था, जी, करीब 100-150 एकड़ का उसका फार्म था। वो डबल था, उनको भी बताता था, हमें भी बताता था। तो जब ये इनकाउंटर हुआ तो आतंकवादियों को लगा कि यही साला जो है इसी ने किया होगा। मैं दशहरे पे छुट्टी आया था, दशहरा आया था, कोई त्यौहार टाइप की चीज़ थी, छुट्टी पे था। रात को सब आए उसके यहाँ, उसको और उसकी बीवी को झाले में जिंदा गोली मार के फूंक दिया। बेटी को छोड़ दिया, बेटा संयोगवश पलिया आया हो तो वो बच गया। मतलब एक तरह से आज तक मुझे वो कचोटता है कि हम छुट्टी चले न गए होते तो शायद ऐसा नहीं होता, शायद ऐसा नहीं होता। शायद फिर उसका जो मेन था रुखा और बिट्टू, जिन्होंने मारी थी गोली किंदा, वी किल्ड देम इन एनकाउंटर। तो ये फील्ड एक्सपीरियंस तो आपका बहुत ज़बरदस्त था। और इसके बाद फिर मैंने उसको मारा जो आपका बब्बर खालसा का डिप्टी कमांडेंट था ऑल इंडिया का, सुखविंदर सिंह और पोला। वो एक्स आर्मी था और ब्लास्ट का बहुत बड़ा एक्सपर्ट था। उसने हजारा केसों को मारा था। और उस दिन हम लोग सिर्फ भगवान की कृपा से और मुकेश की बुद्धि से बच गए। वो भी मैं बता दूं, दो अच्छे इंसिडेंट्स हैं ये। हम लोग संपूर्ण नगर थाने पे पूरी टीम बैठी हुई थी। एसओ पलिया भी था, एसओ संपूर्ण नगर था, शाम कड़ी धुंधलका होता है। उसी समय एक मिलिट्री फॉर्म पड़ता है। तो मिलिट्री फॉर्म का आधा हिस्सा पीलीभीत के हजारा थाने में पड़ता है और आधा जो है पूरे इधर लखीमपुर के संपूर्ण नगर में पड़ता है। संपूर्ण नगर थाने पे फ़ोन आता है कि सब मिलिट्री फॉर्म से बोल रहे हैं, 3 खाड़कू हमारे यहाँ आए थे, हमने उनको कमरे में बंद कर लिया है। अच्छा। हमने कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगाया, साहब आप ले जाओ। खा रहे थे, धमका रहे थे। तो कहते हैं ना जैसे पका पकाया मिल गया, तो बड़ी तेज़ी के साथ इकट्ठा होने लगे। जिंदा बचना था। मुकेश ने कहा कि सर एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो की जाती हैं, प्लान की जाती हैं कि हम लोग आएँ और मारे जाएं। तो लकीली संपूर्ण नगर थाने के ठीक बगल में टेलीफोन एक्सचेंज है। तो इधर से पहले मिलिट्री फॉर्म वाले का जो नंबर हमारे यहाँ नोट था, मोबाइल वोबाइल तो होता नहीं था, खुर्र था अपना, खुर्र वाला। तो उसको मिलाने लगे तो फ़ोन ही ना मिले। तो एक आदमी चला गया कि ज़रा संपूर्ण नगर थाने उस एक्सचेंज में जा कर के पूछ लो कि मिलिट्री फॉर्म वालों का फ़ोन नहीं मिल रहा है, वहाँ से मिला दें। तो उसने कहा था 15 दिन से लाइन टूटी हुई है। कान खड़े हो गए, बत्ती जल गई, बस बत्ती जल गई। ये वक्त भाई अंधेरा भी हो गया और इस तरह के इनपुट्स भी आते रहते हैं और फ़ोन भी गलत है, इसलिए अब हम लोग नहीं जाएंगे। और संजोग देखिए वो भी है, ये भी हुआ कि ये तो वैसे भी मिलिट्री फॉर्म हजारा में पड़ता है, हमारा जुरिडिक्शन नहीं। जब पका पकाया मिल रहा था तो था हमारा, जब खतरा हुआ तो भैया हजारा वाले जाने, फिर उनको चैनल बदल के बता भी दिया गया, अलर्ट भी कर दिया गया कि ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन है और ये ट्रैप भी हो सकता है, आप अलर्ट रहिए। राजेंद्र सिंह त्यागी था वहाँ का एसओ। वो लोग
वहाँ फिर उन्होंने अटेम्प्ट भी नहीं किया, उनको अंदाज़ा हो गया कि हम लोग समझ गए हैं। उसके बाद 11:30-12 बजे रात में उन्होंने, एक रामचंद्र प्रधान था, वो पूरब वालों का नेता था, उसकी हत्या कर दी। हत्या करके डेड बॉडी चौराहे पर डाल दी और अपना आदमी साइकिल से भेज दिया बताने के लिए कि जाके थाने बताओ कि रामचंद्र की हत्या हो गई, बॉडी चौराहे पड़ी। मरता क्या ना करता, जब मर्डर हो गया, वो भी लीडर टाइप का आदमी था वो पूर्वियों का। तो एसओ ने अपनी तरफ से तो बुद्धिमानी की कि उसने वो 1.5 टन वाली जो पीएसी की गाड़ी होती है, पीएसी की गाड़ी में बैठकर फोर्स रवाना हुआ। रास्ते में इन्होंने कुत्ता मार के डाला हुआ था। पीएसी के ड्राइवर धर्मभीरू ज़्यादा होते हैं, फोर्सेस जो होती हैं थोड़ा सा धर, तो पक्की सड़क पे तो नहीं लग सकता था जी। तो उन्होंने कच्ची सड़क पे प्लांट किया था और कुत्ता मार के इसलिए डाला था कि गाड़ी जो है कच्ची पे उतारेगा। और जैसे ही गाड़ी कच्ची पे उतारी, ब्लास्ट कर दिया, 8 लोग मर गए, उसमें एसओ भी मर गया, पीएसी वाले भी मर गए। बस खाली उसमें जो एडवांटेज क्या मिला कि एलएमजी थीम पे, तो जो लड़का एलएमजी लिए हुए था वो एलएमजी सहित उड़ा और एलएमजी सहित गिरा, और जैसे ही गिरा तैसे एलएमजी से बस्ट चल गया। तो ये सब समझ, इन्हों को लगा होगा कि कोई जिंदा बच गया, तो ये असलहे नहीं लूट पाए, मार तो दिए, भाग गई। फिर उनके लीडर को 4 महीने बाद वी एलिमिनेटेड ऑन इंडिया नेपाल बॉर्डर। बहुत बढ़िया। एक हमारे दर्शकों को पता नहीं होगा, खैर पहले मुझे भी नहीं पता था सर, या उस सवाल पे मैं बाद में आता हूँ, पहले इस पे आ जाता हूँ। बिल्कुल। अभी जो गैंगस्टर के खिलाफ या क्रिमिनल्स के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, एनकाउंटर की तो चलिए हो ही रही है, उसके अलावा जो ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है, इसके ऊपर आप क्या कहोगे? देखिए, मैं संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूँ, आपको आश्चर्य होगा कि मैंने एमए संस्कृत में किया है। तो संस्कृत में एक कहावत है, सठे साठ्यम समाचरित। सठे साठ्यम समाचरित, दुष्ट के साथ दुष्टता मान्य होती है। पर ये संस्कृत का श्लोक तो बहुत अच्छी बात है, और जब ये श्लोक लिखा गया होगा, लेकिन आज के परिवेश में हम आप सारे लोग जानते हैं कि आधे से ज़्यादा एनकाउंटर वो नहीं होते जो दिखाए जाते हैं, लेकिन वो समाज की ज़रूरत होते हैं। और कानून या दंड, अगर उसका भय नहीं होगा, अगर उसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा, तो आईपीसी और गुलशन नंदा के उपन्यास में क्या फ़र्क है? आईपीसी और गुलशन नंदा के उपन्यास में सिर्फ यही फ़र्क है कि उसमें जो लिखा होता है कानून की किताब में, वो मौके पे दंड दिखाई पड़ना चाहिए। आपने 6 महीना 10 साल के बाद किसी को 6 महीने की कैद कर दी, तो क्या समाज में मैसेज जाएगा? हाँ, लेकिन इसी को जो आप पूछना चाह रहे हैं, मैं दूसरी तरह से कह रहा हूँ कि अगर आप एक अपराधी के विरुद्ध कार्रवाई करते हैं और किसी दूसरे अपराधी के लिए को छोड़ देते हैं, दुनिया कभी भी अपराध से मुक्त नहीं होती। देखिए, एक आदमी मारा जाएगा तो जो गैप क्रिएट होगा दूसरा उसको भर लेगा, नेचुरल प्रोसेस है। तो अगर आप टोटल सचमुच माफिया राज खत्म करना चाहते हैं तो आपको दोनों को खत्म करना पड़ेगा। नहीं, देखिए, जो वर्ड होगा कभी भी, ये तो वर्ड कभी रह नहीं सकता है, इट हैज टू बी फिल्ड। ठीक है, तो वो जब तक वो फैक्टर खत्म नहीं होगा कि वर्ड फिलिंग वाला, तब तक तो आप खत्म करते रहिए उस गैप को। नहीं, मैं बात दूसरी, मैं आपको मैं शायद समझा नहीं पाया। एक इलाके में मान लीजिए अतीक अहमद या मान लीजिए आपका मुख्तार अंसारी थे, तो अगर आप मुख्तार अंसारी के साथ साथ इनके अपोनेंट ग्रुप को भी ख़त्म करेंगे, तब शायद आपको 5 साल 4 साल माफियाज़म से छुटकारा मिलेगा। लेकिन आप मुख्तार अंसारी को ख़त्म कर दें और अपोनेंट ग्रुप को छोड़ दें, तो अपोनेंट ग्रुप मुख्तार अंसारी की जगह को भर देगा और वो ज़्यादा मजबूती के साथ आएगा। तो पहली चीज़ तो यहाँ में थोड़ी सी मेरी असहमति है सिस्टम से कि अगर आप ख़त्म कर रहे हैं तो पूरे को ख़त्म करिए, पूरी सफाई करिए, विदाउट सेइंग कि हु इज़ हु, कौन आपके साथ है कौन किसी और के साथ है, ये नहीं देखना चाहिए। अपराधी समाज के साथ नहीं है, तो अपराधी को साफ करिए, पहली चीज़। और अपराध और माफियाज़म अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसके अर्थतंत्र पे चोट करना। जब तक उसका अर्थतंत्र नहीं टूटेगा तो नए पैदा कर लेगा और नए पैदा कर लेगा,
और नए पैदा कर लेगा और इक्विपमेंट दे देगा, तो माफिया ख़त्म करने के लिए उसका अर्थतंत्र टूटने का मतलब ठेकेदारी, टोल। आप मतलब अगर आप टोल का नाम लेंगे, टोल के ठेकेदार हैं, तो आपके मन में उस आदमी के प्रति किसी भले आदमी की तस्वीर कभी नहीं दिखाई पड़ेगी। अगर मैं कहूं कि साहब ये ठेके लेते हैं, लेकिन तो आप कभी ये नहीं सोचेंगे कि ये भले आदमी आप होंगे। ठीक कह रहे हैं, लेकिन बहुत जगह ऐसा भी देखा गया है कि जिनको ये जवाबदारी जिम्मेदारी दी जाती है, हाँ, वो खुद ही माफिया बिल्कुल बन जाते हैं, पुलिस माफिया बन जाते हैं। यस, डेफिनेटली। तो ये इसका एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव भी तो है। हाँ, बिल्कुल दुष्प्रभाव है। तो अब ये तो हमारे सुपरवाइजरी ऑफिसर्स को देखना पड़ेगा कि अब मैं वही चीज़ मैं दूसरे शब्दों में कहना चाहूँ कि अगर आपने अपराधी को कर दिया और अपने गुंडा टाइप के अपने सबॉर्डिनेट्स को छोड़ दिया, तो वही हो जाएगा, भर लेंगे, वही जगह भर लेंगे। और ये देखा गया है अच्छे खासे, मैं आपको बताऊं, इधर यादव ब्रदर्स, रमाकांत उमाकांत थे, सब पुलिस में जी सिपाही थे। जब वो नौकरी से निकले, आज वो एक मान्य उसमें से कोई माननीय भी है, अपराधी, अब सबका आपराधिक इतिहास तो है ही। मतलब ये एक देखिए, मैं इसमें बिल्कुल स्पष्ट ये कहूँगा कि हम भी समाज से हैं, मतलब हम भी समाज से हैं। जी। अगर समाज का चरित्र गिरेगा तो पुलिस का चरित्र गिरेगा ही गिरेगा। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि समाज का चरित्र गिरता जाए और पुलिस वाला ईमानदार बना रहे, क्योंकि उसकी बीवी भी उससे कहती कि देखो फलाने ठेकेदार हैं या फलाने जो हैं जेई साहब हैं, ये तो गाड़ी से चलते हैं, तुम्हारे पास स्कूटर भी नहीं है। अभी जब हम डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो रिटायर्ड डीजी साहब का मैं आपको बता रहा था, जिन्होंने फॉर्च्यूनर वाली बात कह रहे हैं। जी। तो लेकिन मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और भी संशोधित करूंगा। ठीक है, सर की बात अपनी जगह ठीक है, तो हमारे टाइम में फॉर्च्यूनर थी कहाँ? हमारे टाइम में तो टाटा सुमो ही फॉर्च्यूनर थी ना जी। तो तब टाटा सुमो से चलते होंगे कुछ लोग। ये मैं कुछ नहीं कह सकता इस पे, भाई उन्होंने बहुत क्लियर ये कहा, एकदम साफ कहा। आज के लेकिन आज के समाज में ये भी तो आप देखिए कि क्या उस समय फॉर्च्यूनर थी? नहीं, आपकी बात सही है कि उस समय, लेकिन उस समय जो सबसे महंगी रही होगी वो टाटा सुमो थी। मैं बता तो रहा हूँ, टाटा सुमो, फिर उसके बाद सबसे ठेकेदारों और गुंडों की गाड़ी टाटा सफारी, अब फॉर्च्यूनर आ गई, इनोवा आ गई। तो समय के साथ दूसरा मैं एक चीज़ और आपको बताऊँ, बात पुलिस पे हो रही है, तो अब हम लोग सोच रहे हैं कंक्लूड ही करें। हाँ, दो चीज़ें ऐसी हुई हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस का चेहरा बदला। सबसे पहला 112 या 110। सबसे पहला 100 लखनऊ में लागू हुआ था, और उस समय संयोग उसमें एसएसपी लखनऊ था, अखिलेश यादव की सरकार थी। पुलिस की सबसे बड़ी शिकायत ये कही जाती थी कि मौके पे नहीं पहुंचती है, और जब नहीं पहुंचती तो छोटी घटना बड़े में बढ़ जाती है। तो डायल 100 के लागू होने से फिर उसको इस सरकार ने पूरे प्रदेश में लागू कर दिया। आज कहीं भी 112 पे कॉल करिए, मैक्सिमम 8 से 10 मिनट में पुलिस की गाड़ी पहुंचेगी, एक दरोगा या एक मतलब 2 या 3 पुलिस वाले पहुंचेंगे, और 70% घटनाएं वहीं खत्म हो जाएंगी। क्योंकि अगर वहाँ नहीं खत्म हो, निपिंग इन द शुरू में ही आपने ठोक दी बात, वही 25-30। एक तो ये फेस चेंजर हुआ पुलिस का। दूसरा, मैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस से जुड़ा हुआ हूँ पिछले 7 साल से। आज की तारीख में हमारे टाइम में कक्षा 8 पास सिपाही आता था, अब एमटेक लड़के सिपाही बन रहे हैं। एमटेक ग्रेजुएट मत बात करिए, एमबीए, एमटेक, बीटेक लड़के। तो जब एमबीए बीटेक लड़के आएंगे तो एक तो उनका आचरण और व्यवहार में परिवर्तन होगा। वो छूटते ही माँ की गाली देने वाले नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने पढ़ा है, बीटेक किया है तो एक डिसिप्लिन में रहे होंगे तब बीटेक हुए। एमटेक किया है तो और डिसिप्लिन में रहे होंगे। बीए में तो ससुरे 5-10% नहीं हो रहे हैं, ये सब यही लड़के हो रहे हैं। टेक्निकल, हम लोगों ने टेक्निकल एक्सपर्ट्स, मतलब टेक्निकल। तो जब बीटेक लड़का आएगा तो आप उससे उम्मीद करते हैं कि वो साइकिल से चलेगा। बीटेक लड़का तो साइकिल से नहीं चलेगा ना। बीटेक लड़के को तो ससुरालय से जो है मतलब फॉर्च्यूनर ना मिले, लेकिन उसको ठीक ठाक गाड़ी तो मिल ही जाएगी। कोई सरकारी नौकरी, बीटेक लड़का, 40 साल की गारंटी, तो उसको तो ससुराल वाले ही दे देंगे।
पर संदेश तो चरित्र ये डेफिनेटली जब गलत ही जाता है। सोसाइटी में जब चीज़ें गिरी हैं जी। तो अब आप ये बताइए मुझको, ठीक है विधायक जी लोग अब ये सब मैक्सिमम सभी पे लागू है। सभी पे लागू है ना। हाँ। अगर प्रधान प्रधान साइकिल से चलता था, अब प्रधान होते साल बेलोरो से आते हैं। जी। प्रधान हुए नहीं, बेलोरो आ गई। खैर ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट बहुत है, बड़ा सब्जेक्ट इस पे है। हाँ, मतलब अगर आप कभी अगर हम- सब खाली आप ये उम्मीद करें कि समाज का चरित्र बदलता रहेगा और पुलिस का चरित्र सुरक्षित रहेगा तो ये नहीं तो ये नहीं हो सकता। ये नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। समाज के साथ ही समाज हमें के उसी साथ का है। हम समाज के हिस्सा हैं तो उसी का समाज की है तो- अच्छाई भी हमारे अंदर होगी और समाज भाई पढ़े लिखे लोग सिपाही आ रहे हैं तो व्यवहार आचरण उनका अच्छा है। वो जो दंड छूटते कहते थे, हम लोग यही समझाते थे कि भैया सिपाही से जितना बड़ा अफसर है, जितना जो भी आपके सामने पुलिस वाला है उसका जितना बड़ा डंडा है उतनी दूरी रखो। सिपाही का डंडा सबसे बड़ा रहता तो सिपाही से सबसे दूर रहो, पहली चीज़। दूसरी, सिपाही से कभी अंग्रेजी में ना बात करो। आप हिंदी में बात करोगे तो हिंदी में जवाब दे देगा, हिंदी में जवाब दे देगा। जब आप अंग्रेजी बोलोगे तो उसके समझ में नहीं आएगा तो उसका जवाब फिर फिजिकल होगा। अगर उसकी भाषा में बात करते रहोगे तो ओरल का जवाब ओरल होगा। आपने ये कहा तो वो कहेगा, उसने ये कहा तो वो कहेगा, तो जो उत्तर प्रत्युत्तर होगा वो भाषाई होगा। लेकिन अगर वो आपकी भाषा नहीं समझ पाएगा तो किस बात से हम जवाब देगा? जो उसके हाथ में है वो जवाब दे देगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके सर। और क्योंकि इतना व्यापक है मामला, एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है और प्रदेश भी ये सबसे बड़ा रहा अभी है। तो आपको हमने जब आप कर रहे अभी थे आपको और मुजफ्फरनगर, इतने- गाजियाबाद, नोएडा की जी, तो जी, पता ही जी, नहीं कुछ। क्योंकि इतने फील्ड एक्सपीरियंस के बाद में अगर इसको हम समेटना चाहें कि हम इसको नहीं 1 घंटे में, तो ये कर संभव पाएंगे, नहीं नहीं है कर पाएंगे। और समय का हमेशा ही अभाव रहता है। बिल्कुल सर। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप आए और बहुत बहुत बढ़िया आपने दर्शकों को बातें बताई। धन्यवाद। हमारे शब्द रंग डिजिटल के पास FX3 कैमरा है, हमारे पास अपना स्टूडियो है, हमारे पास रेड कैमरा है और सारे GM1 लेंसेज हैं। पूरा वेल इक्विप्ड है। तो आप लोग पॉडकास्ट के लिए स्टूडियो लीजिए हमसे किराए पे, आप कैमरा लीजिए हमसे किराए पे फिल्म शूट के लिए, तो उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। रेंट लेने